Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel और welcome if you are coming to this channel for the very first time. आज इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू टेक अप अ पेंडिंग डिस्कशन रिलेटिंग टू मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। ऑल्दो ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 की डिस्कशन मैंने अटैच करी थी, जो वीडियो मैंने डाली है जहाँ पे हमने तीनों मॉडल टेस्ट पेपर कवर करे थे, बट कुछ ग्लिच हुआ है एडिटिंग में, तो एक ही मॉडल टेस्ट पेपर 2 बार अटैच हो गया। सो उसको मैंने एडिट कर दिया है और उसकी जगह पे ये जो थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर है इसकी ये वीडियो मैं अलग से डाल रही हूँ। बाकी की जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियोस है 4th, 5th, 6th उसका एक पार्ट बना हुआ है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। सो यस, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच। चलो अगला जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है और जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको ना एंड तक ये समझ में ही नहीं आएगा बेटा कि क्वेश्चन ऐसे नंबर 260 का है। आपको ये लगता रहेगा कि क्वेश्चन ऐसे नंबर 550 का है, ठीक है। लास्ट में जाके आपको एक लाइन से समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन तो 260 का था। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ऑडिट टीम हैज आइडेंटिफाइड अ फ्यू मैटर, तो कोई एंगेजमेंट टीम होगी, ऑडिट कर रही होगी, उसको कुछ मैटर्स मिले एंड इंगेजमेंट टीम को, इस ऑडिट टीम को आपकी एडवाइस चाहिए इन मैटर्स के ऊपर कंक्लूड करने के लिए। तो मतलब ये काम कर चुके हैं, काम करने के बाद इनको ना 1, 2, 3 ये 3 ऑब्जर्वेशन मिली है एंड अब एक कंक्लूजन फॉर्म कर रहे हैं। कंक्लूजन फॉर्म करते वक्त इनको आपका ओपिनियन चाहिए। इंगेजमेंट पार्टनर हैव आस्क्ड देम टू रिव्यू द बोर्ड मिनट्स एंड अदर सेक्रेटरियल रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन विच फॉलोइंग एडिशनल मैटर में ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पार्टनर। तो कहता है कि आपका एंगेजमेंट पार्टनर ना इन मैटर्स को लेकर चाहता है कि एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स कुछ और भी चेकिंग करें, जैसे कि आप बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करो, जैसे कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन आपने सेक्रेटरियल रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ करी है उसके कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल है आप उसको चेक करो। ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पहला मैटर समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर का इसमें कोई सीन है या नहीं है, ठीक है। तो ये 3 कुछ मैटर है जो आपकी एंगेजमेंट टीम के मेंबर को मिले। क्या? द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम द पेरेंट कंपनी। तो एक पेरेंट कंपनी है, मान लेते हैं एच लिमिटेड, उस कंपनी से आपकी इस कंपनी ने, मान लेते हैं आप वो सबसी कंपनी, तो आपका नाम है एस लिमिटेड, तो एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करी हुई हैं एंड कोई रिटर्न टर्म्स अवेलेबल नहीं है, हैव नो रिटर्न टर्म्स एंड नाइदर द इंटरेस्ट नॉर द प्रिंसिपल हैज बीन रिपेड सो फार। तो आपने अपनी पेरेंट कंपनी से पैसा लिया, अभी तक ना आपने प्रिंसिपल पे किया, कोई भी ईएमआई नहीं पे करी, ना उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो एंड इनफैक्ट कोई रिटर्न अग्रीमेंट भी नहीं है। तो क्या ये यूजुअली ऐसा होता है क्या जब भी आप किसी अनरिलेटेड पार्टी से लोन लेते हो? नहीं। तो क्या ये अनयूजुअल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? यस। क्या इसमें रिस्क है? यस, गलतियां होने का रिस्क है बेटा, फ्रॉड भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन आगे कहता है दूसरा मैटर, सर्टेन कंप्यूटर वर रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपको लोन नहीं दे रही, वहां से कुछ कंप्यूटर भी आए हैं और आपकी कंपनी ने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी उसके लिए, जिसकी वैल्यू कितनी थी 0.23 lakhs एंड नो अकाउंटिंग नो डिस्क्लोजर हैज बीन मेड इन द नोट्स टू अकाउंट। आपने इनको रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में, इससे रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर भी नहीं दिया अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या ये यूजुअली ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। चलो आगे देख लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3.25 लाख पर मंथ इज पेड टू मेसर्स वी केयर एसोसिएट, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। आपकी कंपनी हर महीने 3.2 लाख की पेमेंट कर रही है एक कंपनी को, नहीं एक पार्टनरशिप फर्म को, और ये पार्टनरशिप फर्म भी आपकी रिलेटेड पार्टी है। कैसे पे कर रहे हो बेटा? कहते हैं हम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 पे कर रहे हैं फॉर द मार्केटिंग सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम, कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है जो आपकी रिलेटेड पार्टी है वो आपको कोई मार्केटिंग सर्विस देती है, उस मार्केटिंग सर्विस को लेने के लिए आपकी कंपनी उसको हर महीने 3.25 लाख पे कर रही है। ओके, बेस्ड अपॉन एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट, आपने इस ट्रांजैक्शन की चेकिंग करी, आपको पता लगता है यार ये कंसिडरेशन जो आपकी कंपनी उस फर्म को पे कर रही है वो आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है, ये पैसा आप जो पे कर रहे हो वो 0.25 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। मतलब अगर आप यही सर्विस एक अनरिलेटेड पार्टी से लेते तो शायद आप 3 लाख पर महीने पे करते, बट अभी आप 3.25 लाख पे कर रहे हो। वाइल द ट्रांजेक्शन वॉज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो किया है लेकिन कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं दिया कि आप अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो मतलब आपको डिस्क्लोजर तो देना चाहिए ना। AS 18 इंडिया 24 कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ करी, यू मस्ट डिस्क्लोज दोस ट्रांजेक्शन इन द नोट्स टू अकाउंट। तो आपने अकाउंटिंग तो कर दी है कि हाँ भाई हमने इससे सर्विस ली है, पैसा पे किया, बट उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्या ये ठीक है? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो मुझे तो यहाँ पे काफी गलतियां दिखाई दे रही है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सारी ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑडिट मैनेजर हैज रिपोर्टेड that she had asked for certain information to another related party
ट्रांजेक्शन अमाउंटिंग टू बी अप्रोक्स 47 लाख। तो ऑडिट मैनेजर ने जब ये ऑडिट कर रहे थे किसी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को लेकर जिसका अमाउंट था 47 लाख का, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी सीएफओ से, बट सीएफओ ने मना कर दिया इस इन्फॉर्मेशन को देने से, बिकॉज सेम इज परसीव टू बी कॉन्फिडेंशियल। कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, ये तो मेरी और मेरी रिलेटेड पार्टी के बीच का मैटर है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और इसको मैं ऑडिटर के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो क्या बेटा ये ऐसा मैटर हो गया जो स्कोप को लिमिट कर रहा है? यस, मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा? इतनी कहानी बनाने के बाद यहां तक जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार कुछ तो ये ऐसे नंबर 550 का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं। क्वेश्चन ने पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अबाउट द आइटम्स टू बी रिपोर्टेड टू टीसीडब्ल्यूजी। रिपोर्टिंग ऑडिटर किनको कर रहा है? टीसीडब्ल्यूजी को कर रहा है कि किन मैटर्स की कम्युनिकेशन आपको टीसीडब्ल्यूजी को करनी पड़ेगी जहां पे भी एप्लीकेबल है, बेस्ड अपॉन योर ऑडिट फाइंडिंग्स इन द गिवन सिचुएशन। तो यहां पे बात होगी कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी को। तो बेटा एज पर एसए नंबर 260 क्या कहता है ऑडिटर को, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स उसको ऑडिट से मिली, जो भी ऑब्जर्वेशन उसको मिली, उसको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को। पहली लाइन के अंदर आप लिखोगे ये। ऐसे 550 के अंदर भी कुछ ऐसा ही बात लिखी हुई है कि आपको ना सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी अराइज हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन आपको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि आपका एक कोर्डियल रिलेशन बना रहे एंड टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये सारे मैटर ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी इंपैक्ट हो सकती है। तो ये मैटर आपको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। तो इन्होंने जब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी तो एक रेफरेंस दी एसए नंबर 260 की और एक रेफरेंस दी एसए नंबर 550 की, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं भूलना है कि क्वेश्चन 260 का है, क्वेश्चन 550 का नहीं है, ठीक है। ओके, एसए नंबर 260 का नंबर, उसका नाम, ये बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये लाइन आपको स्कोप से पता लग जाएगी एसए नंबर 260 के, बट आप यहाँ पे ना ये भी लिख सकते हो कि एज पर एसए नंबर 260 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी इज दैट he has to communicate with TCWG regarding the significant matters arising during the course of audit। ये हमें ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने एक पॉइंट देखा था, ठीक है। आप ये लिखोगे ये भी चल जाएगा, जो मैंने आपको बोला आप वो लिखोगे वो भी चलेगा। फिर ऐसे नंबर 550 दैट इज रिलेटेड पार्टी कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, वहां पे भी लिखा हुआ है दैट यू हैव टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको मिले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट विच आर रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। इससे क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो इन मैटर्स को टीसीडब्ल्यूजी से, अच्छा कम्युनिकेशन करनी पड़ती है आपको, ठीक है, इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इससे आपकी टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है विद टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द नेचर ऑफ दिस मैटर। ये सी सिंपल सी बात है, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो ना कि ट्रांजेक्शन जिस रिलेटेड पार्टी के साथ करी वो रिलेटेड पार्टी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, कोई और कंटेक्स्ट आपको इन ट्रांजेक्शन के बारे में समझना है, तो यू विल बी एबल टू ऑब्टेन दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टीसीडब्ल्यूजी। एंड ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी एंटिटी जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही दोज आर इन कंप्लायंस विद इंडियाज 24 AS 18। तो मतलब आपने वो डिस्क्लोजर दिए हैं। तो ये इसने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया 550 को लेकर। अगर आपको ये लाइन नहीं पता है तो एज पर एसए नंबर 550 ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आप वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपका जो पूरा जो क्वेश्चन का आंसर होगा दैट विल बी फोकस्ड ऑन कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी के बारे में बात कर रहा है। सो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गिवन सिनेरियो के अंदर क्या है कि आपने एक समरी बनाओ और इन मैटर्स को रिपोर्ट करो टू द टीसीडब्ल्यूजी। तो बेटा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये 3 ऑब्जर्वेशन थी, इसने तीनों ऑब्जर्वेशन की समरी बनाई, ठीक है, एंड इसको रिपोर्ट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी को। इसके साथ साथ क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कारों के अंदर भी आप इसकी रिपोर्टिंग करते हो। सो इसने नीचे जो दिया हुआ है ना रेफरेंस दैट इज रिपोर्टिंग अंडर कारो, तो यहाँ पे बात कर रहा है कारों की रिपोर्टिंग की, राइट, कि क्या ऑल द ट्रांजैक्शन जो आपने अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ करी वेदर इज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 178, 177 एंड सेक्शन नंबर 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एंड क्या आपने इनका डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके साथ साथ अगर आपको कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 177 का कोई रेफरेंस देना है कि कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन डिस्क्लोजर की बात करता है, सेक्शन नंबर 188 का डिस्क्लोजर का रेफरेंस देना है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो हमने 3 मैटर बोले उन्हीं मैटर की इन्होंने यहाँ पे समरी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट अपने एंड पे एक बार पढ़ सकते हो, कुछ भी इसमें नया नहीं है बेटा, ऊपर क्वेश्चन को इसने कॉपी पेस्ट किया है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी। तो मैंने क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है बट उस क्वेश्चन का आंसर में कुछ भी नहीं है,
Let's start with question number 3. It says, it was observed from modified audit report of the financial statement of a company AS Limited for the year ended 31 मार्च 2023. तो मेरी बात सुनना, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2022-2023 है। इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिटर की रिपोर्ट गई है वहां पे मॉडिफिकेशन गई है। क्या आपको ये क्लियर है स्टेटमेंट से? यस। मॉडिफिकेशन किसकी वजह से गई ये देखना, डेप्रिसिएशन 2.50 करोड़ की फॉर दिस ईयर, ये आपने पीएनएल में चार्ज किया है, बट डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में चार्ज होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन है बेटा डब्ल्यूआईपी के ऊपर जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपको ये डेप्रिसिएशन कहां पे डालनी चाहिए थी? इसकी कैरिंग वैल्यू में ऐड करनी चाहिए थी, बट आपने उसको क्या किया? आपने उसको पीएनएल में डाल दिया है। तो इस मैटर की वजह से आपने रिपोर्ट को मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, आगे, स्टेट इन रिलेशन टू द ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जब आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट करोगे, whether such modification in the previous audit report would have any audit implication for the current year, and if yes, how would you deal with it in your audit report? तो आप मुझे बताओ, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने जिन मैटर्स की वजह से मॉडिफाई की, अगर वो आज भी अनरिजोल्व है, तो क्या इस साल आपकी रिपोर्ट के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा? यस, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी आपके साथ ऊपर देखा। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, मैं आपको सेल्फ छोड़ रही हूँ। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने बिल्कुल जो सेम ऊपर देखा ना, ये वही उसकी ही डिस्कशन है, सेम लाइन के ऊपर डिस्कशन। चलो मैं पढ़ देती हूँ। 710 की रेफरेंस आई है, स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का नाम, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन, राइट। तो ये स्टैंडर्ड बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेकर, एंड एज पर एस नंबर 710, जहां पे ऑडिटर की रिपोर्ट जो उसने प्रायर पीरियड के ऊपर बनाई, if it include a qualified opinion, disclaimer of opinion, adverse opinion, as the case may be, और जिन मैटर्स की वजह से ये मॉडिफिकेशन दी गई थी, if those matters are appropriately resolved, अगर वो रिजोल्व हो गए हैं, उनके काउंटिंग प्रॉपर है, डिस्क्लोजर प्रॉपर है, तो फिर आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको मॉडिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर मैं स्टैंडर्ड की प्रोविजन देखूं, इफ जिन मैटर्स की वजह से ये मॉडिफिकेशन दी गई अगर वो आज भी अनरिजोल्व है, तो फिर ऑडिटर मॉडिफाई करेगा अपने ओपिनियन को ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फिर बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में आप कैसे रेफरेंस दोगे, कैसे वर्डिंग जाएगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। सो ये गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ये आपने लिख दिया, फिर कंक्लूजन आपने लिख दिया, राइट। कंक्लूजन में अगर कंपनी नहीं करेक्ट करती है ट्रीटमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इन दिस ईयर, तो दैट मीन्स कंपनी मॉडिफाई नहीं कर रही है, मतलब कंपनी इज नॉट मेकिंग दी करेक्शन। तो इन दैट सिचुएशन, तो वो मैटर जिसकी वजह से क्वालिफिकेशन दी गई थी इन दी प्रायर पीरियड वो आज भी अनरिजोल्व है, तो ऑडिटर करंट पीरियड के साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी रेफर करेगा इन हिज ऑडिट ओपिनियन। तो ये इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर ही है जो अभी हमने ऊपर देखा था। आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2, yes it was your question number 2, तो ये बिल्कुल सेम है। तो दिस वाज डिस्कशन फॉर एसए नंबर 710 के क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक बार रिकंसाइल करा देती हूँ कि 710 से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो सुनना, जो एग्जाम के अंदर 710 के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, एक ये जो प्रोसीजर वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ये वाला कवर हो चुका है ना, एक इस केस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन इस केस के ऊपर बन सकता है एक क्वेश्चन इस केस के ऊपर भी बन सकता है, एक क्वेश्चन इस केस के ऊपर बन सकता है। तो एक कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स के जो केसेस है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं रिसेंट एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बैंक के अंदर ऐसे क्वेश्चन है। तभी मैंने आपको बोला था दैट इट इज रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 710 का रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन देखना, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि 710 के किन्हीं और एस्पेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आई वुड से अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, WR के ऊपर क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ कि आप ना इसके ऊपर रेफरेंस दो, ऐसे नंबर 540 प्लस ऐसे नंबर 580। क्या ये क्वेश्चन 580 का है? नहीं बेटा, क्वेश्चन तो 540 का ही है। 540 के अंदर ही WR का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक कंसेप्ट है, आप ये कह सकते हो, वहीं से ये क्वेश्चन है। एंड जो बच्चा इस क्वेश्चन को रेगुलर बैच के अंदर देखेगा, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो अभी मैं बोलूंगी कि ये वाले पॉइंट आप WR के कंसेप्ट के साथ लिख लो, तो भी लिख लेना उसको आप, ओके, ताकि आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन बैंक खोल के ना देखना पड़े। अगर एक आधा कोई चीज कंसेप्ट बुक के अंदर नहीं है, अगर वो कंसेप्ट बुक के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये कि वो स्टडी मटेरियल के कंटेंट में नहीं है।
तो फिर ये क्वेश्चन बैंक के अंदर कैसे आ गई? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो प्रोनाउंसमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है, तो स्टडी मटेरियल में वो कुछ कम डालता है, फिर प्रोनाउंसमेंट में उसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, तो कहीं कहीं से प्रोनाउंसमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? तो आपको उसको कंप्लीट कर लेना है, ऑल्दो अगला जो नया स्टडी मटेरियल आएगा, नई जो बुक आएगी, उसके अंदर ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ओके, चलो। सो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज ऑडिटर मिस्टर एल है, is conducting the audit of a company जिसका नाम है ABC Limited, and he observed that a substantial amount is recognized in respect of obsolescence of the inventory and warranty obligation in the financial statement. So आपकी कंपनी ने ना प्रोविजन बनाई हुई है इन्वेंट्री की ऑब्सोलेंस को लेकर एंड वारंटी ऑब्लिगेशन को लेकर। मतलब आप सामान बेचते हो, वारंटी देते हो, तो यस आप एक्सपेक्ट भी तो करोगे कि कस्टमर वापस आगे आपको सामान देगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, या जो भी आपका वारंटी की ऑब्लिगेशन है, तो आपने अकॉर्डिंगली प्रोविजन बनाई हुई है। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन बनाने के लिए क्या कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया होगा आपकी मैनेजमेंट ने? डेफिनेटली लिया होगा। जैसे कि अगर आप वारंटी ऑब्लिगेशन के लिए प्रोविजन बना रहे हो, तो आपने एक एस्टिमेट लिया होगा ना कि जितने लोगों को मैं एक साल में सामान बेचती हूँ, उसमें से कितने % लोग मुझे सामान वापस करके जाते हैं। तो यस, क्वेश्चन आगे कहता है मिस्टर एल वांट्स टू ऑब्टेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन वेदर द अजम्पशन एंड एस्टिमेट्स यूज्ड आर रीजनेबल। सो जब हम ऐसे नंबर 580 पढ़ते हैं, मैं आपको कंसेप्ट के अंदर लेकर जाऊंगी। यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर 82 के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर ना अपने एविडेंसेस जब कलेक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा, आप एविडेंसेस किस चीज को लेकर कलेक्ट करते हो? कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया वो रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम, एक प्रोसीजर ऑडिटर जो परफॉर्म कर सकता है, दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन। वो WR मांग सकता है कंपनी की मैनेजमेंट से। वो कंपनी की मैनेजमेंट को कह सकता है आप अपने लेटर हेड के ऊपर मुझे लिख के दे दो कि मैनेजमेंट ये बिलीव करती है कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट वो ले रही है वो रीजनेबल है। सो इट सेज ऑडिटर शेल obtain WR from the management where appropriate TCWG as the case may be, whether they believe। अच्छा, ये where appropriate वहां पे एप्लीकेबल होगा बेटा जहां पे मैनेजमेंट TCWG एक ही है, राइट? सो इट सेज ऑडिटर शेल obtain WR from the management that they believe significant assumption मैनेजमेंट ने जो ली for making the accounting estimates are reasonable। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के लिए जाते हो तो सबसे पहले वही लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे यही तो पूछा कि आप ये बताओ। अच्छा, क्वेश्चन अभी कुछ पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ने आपको बोला कि मिस्टर एल ऑडिटर WR लेना चाहता है, तो आप ले सकते हो WR या नहीं? डेफिनेटली ले सकते हो। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करोगे तो आपको ये लाइन ओपनिंग लाइन के तौर पर लिखनी है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? गाइड मिस्टर एल विद रेफरेंस टू रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो डेफिनेटली रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यहाँ पे हो जाएगा ऐसे नंबर 540। अभी मैंने क्या लिखने को बोला है रेगुलर बैच वाले बच्चों को, और ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली जो बच्चा इसको क्वेश्चन बैंक बैच में देखेगा उसके लिए भी रेलिवेंट है। जब आप WR लोगे ना मैनेजमेंट से, सो किन किन एरिया को लेकर आपको WR लेनी है, किन किन आस्पेक्ट इज द राइट वर्ड, आस्पेक्ट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट आप WR लोगे। तो ये आप अगर देख रहे हो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? सो इट सेज सबसे पहले ओपनिंग लाइन। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन का आंसर, पहले स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का नाम, ठीक है? फिर उस स्टैंडर्ड ने ऑडिटर के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट डाली है विद रिस्पेक्ट टू दैट कंसेप्ट, जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सो SA 540 रिक्वायर्स ऑडिटर टू ऑब्टेन द WR। अभी बोला ना कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन द WR फ्रॉम द मैनेजमेंट TCWG दैट दे बिलीव दैट द assumption which are taken by them in making the accounting estimate are reasonable। ठीक है, फिर इसने 580 की कुछ बातें करी है कि हाँ 580 भी WR का कंसेप्ट डिस्कस करता है, एक लाइन उसने लिख दी बस खाली। उसके बाद ये वाले पॉइंट आपकी बुक में नहीं है जो आपको भी इनकॉर्पोरेट करने हैं जाके वहीं पे जहां पे WR का कंसेप्ट है। इसके नीचे देखो कितनी जगह है ना? ये वाला स्पेस यूज करो, यहाँ पे ये वाला स्पेस यूज करो, ये वाला स्पेस यूज करो, और नीचे वाला ये जो फूटर है और अगले पेज का जो हेडर है ये यूज करके पॉइंट एक जगह पे लिख लो। क्या है ये? आ जाओ इधर। आप जब WR लोगे मैनेजमेंट से, उस WR के अंदर किन चीजों को लेकर रिप्रेजेंटेशन आप लोगे, विच एस्पेक्ट टू बी कवर्ड, दिस इज द क्वेश्चन। सो डिपेंड करेगा यार एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कितनी इन्वॉल्व है आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर, उस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का नेचर क्या है, वो कितनी मटीरियल है, ठीक है? एंड फिर उसने नीचे ना एग्जाम्पल से दिए हुए कि देखो इन इन एस्पेक्ट को लेकर आप रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो मैनेजमेंट से इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। पहला पॉइंट तो बिल्कुल आपको ऊपर वाला ही दिखेगा जो ओपनिंग लाइन के अंदर हमने अभी लिखा, ठीक है? आप इसको याद रखो फ्रॉम दी वर्ड मैप। M का मतलब क्या? M का मतलब है मॉडल। अच्छा, A का मतलब क्या है? अजम्पशन। और P का मतलब क्या? प्रोसेसेस, राइट? सो ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप मुझे ना
लेटर हेड के ऊपर लिख के दे दो, राइटिंग के अंदर लिख के दे दो कि मैनेजमेंट बिलीव करती है कि उसने जो प्रोसेसेस यूज करी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने के लिए, जो मॉडल मतलब जो मेथड यूज करे फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड जो अजम्पशन मैनेजमेंट ले रही है फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैनेजमेंट बिलीव करती है कि वो मेथड, वो प्रोसेस एंड वो आपके अजम्पशन एप्रोप्रिएट है. ओके, सो इट सेज he will take the representation from the management about the appropriateness of measurement process, P, assumption and models which are used by the management in taking the accounting estimate. अच्छा, मैनेजमेंट बिलीव करती है कि वो एप्रोप्रिएट है, मतलब कैसे? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एंड ऑल्सो मैनेजमेंट बिलीव करती है कि ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट, ये जो मेथड है फॉर टेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट और जो प्रोसेसेस फॉर टेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैनेजमेंट इनको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही है ईयर आफ्टर ईयर, एंड द सेम हैज बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली एंड द कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस. अच्छा, दूसरा, आप रिप्रेजेंटेशन लो मैनेजमेंट से लेकर कि जो अजम्पशन मैनेजमेंट ने ली, ये मैं बार बार बोलती हूं कि आप अकाउंटिंग एस्टिमेट लेते हो जजमेंट के बेसिस पे, अजम्पशन के बेसिस पे. सिंपल सी बात है ना, अगर आप कहते हो कि 2 लाख के डेटर है, उसमें से 10% बैड डेट होंगे, तो 10% इज योर एस्टिमेट. अभी किसी बेसिस के ऊपर आपने बोला होगा ना कि 10% लोग आपको पैसा नहीं देंगे, तो दैट इज योर अजम्पशन. ठीक है, तो आप जजमेंट के बेसिस पे अकाउंटिंग एस्टिमेट लेते हो. तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि आप ना मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लो कि मैनेजमेंट की जो अजम्पशन है वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करती है मैनेजमेंट इंटेंशन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन और अबिलिटी टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन. ये तो अभी जमा समझ में नहीं आया ये पॉइंट. देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आपकी मैनेजमेंट ना एक ड्रग बना रही है. अच्छा, आपकी कंपनी क्या है? फार्मा कंपनी है. ओके, सो आपकी कंपनी एक ड्रग बना रही है. सो बेटा, इस ड्रग का अभी R&D वाला स्टेज चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं. ये ड्रग अभी बन रही है, बट आपकी कंपनी इसको रिकॉग्नाइज करना चाहती है एज एन एसेट. बट आप कितनी वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज कराओगे इसको, है ना? या मान लेते कोई फॉर्मूला आप बना रहे हो, तो इसको एज एन इंटेंजिबल एसेट आप दिखाना चाहते हो. अभी इंटेंजिबल एसेट अभी डेवलपमेंट फेजेस के ऊपर है, तो आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो मैनेजमेंट कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट तो लेगी. तो मैनेजमेंट कहती है ये मेरा फॉर्मूला है, इसको मैं बेचूंगी. ठीक है, इसकी मैं मार्केटिंग के ऊपर इतना पैसा लगाऊंगी, इसको मैं बेचूंगी, वहां से मुझे इतने वैल्यू मिल जाएगा. तो इस बेसिस पे मैंने इस फॉर्मूले को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करा दिया. तो आपने एस्टिमेटेड फ्यूचर इनफ्लो कितना हो रहा है इससे, उसके बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज करा दिया. इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन थोड़ा बहुत अगर अकाउंट्स आता है तो. ठीक है, अब मैनेजमेंट ने क्या बोला, ध्यान से दोबारा से, मैं मार्केटिंग करूंगी, मार्केट एग्जिस्ट करती है, कस्टमर इस फॉर्मूला को लेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे. तो आपको ना इवेल्युएट करना है कि ये अजम्पशन, क्योंकि ये अजम्पशन है ना मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट इस अजम्पशन को कैरी कर पाएगी, उसकी एबिलिटी है क्या? मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट कहती है मार्केटिंग करूंगी, पैसा है कंपनी के पास, मैनेजमेंट कहती बेचूंगी, कस्टमर है इसके, दैट इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन द इंटेंशन. ओके, सॉरी, कैरी ऑन द अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर बीइंग मेड. और इंटेंशन का मतलब होता है, इंटेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट की विलिंगनेस भी होनी चाहिए. सो इट सेज ऑडिटर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले कि जिन अजम्पशन के बेसिस पे वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना रही है, वो अजम्पशन आपने लिए टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. जैसे मैंने अभी आपको गिवन सिनेरियो के अंदर बताया कि आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट किस बेसिस पे लिए, and intention of management to carry out a particular course of action. So it says auditor will take the representation that assumption appropriately reflect the management intention and ability to carry out a specific course of action on behalf of the entity where relevant to the accounting estimate and disclosure. Definitely जहाँ पे ऐसा scenario होगा relating to accounting estimate, वहीं पे आपको intention और ability देखनी है मैनेजमेंट की to carry out a specific course of action, जैसे कि अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. तीसरा, आप मैनेजमेंट से WR लो कि जितने भी रिलेटेड डिस्क्लोजर थे आपने दे दिए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जब आप ऐसे 540 का नाम पढ़ते ऊपर क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर.
अभी ऊपर आया भी तो था एक लाइन के अंदर पॉइंट कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को देना पड़ता है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि डिस्क्लोजर रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर कंप्लीट। या आप टेस्ट भी करते हो और मैनेजमेंट से WR भी ले सकते हो कि मैनेजमेंट ये बिलीव करती है कि जितना भी डिस्क्लोजर उसको देना चाहिए था उसने दे दिया रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड इट इज एप्रोप्रिएट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं चाहती हूं ये जो लास्ट पॉइंट है इसके सामने आप क्या लिखोगे बेटा, लास्ट पॉइंट के सामने आप लिख लो रीएस्टिमेशन। ये अभी बताया ऊपर है ना कि अगर कोई एस्टिमेट आपने पिछले साल लिए तो क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ उस साल के बाद कि इस साल उन अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, राइट। सो यू विल टेक द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, जहां पे मैनेजमेंट आपको लिख के देगी कि कोई भी ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ विच रिक्वायर्स द एडजस्टमेंट टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर एज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए आप इसको रीएस्टिमेशन कह सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिलेशन में मैनेजमेंट से WR लोगे तो दीज आर दी एस्पेक्ट व्हिच मे बी कवर्ड बाय सच रिप्रेजेंटेशन। 4 एग्जांपल दिए हुए, 4 चीजें हमें बताई हुई है और मैं चाहूंगी कि जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को रेगुलर बैच के अंदर देखेगा प्लीज यहाँ पे पेज नंबर 82 के ऊपर आके क्वेश्चन बैंक खोल के अपना यहाँ पे इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को टेकअप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज एपी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एक कंपनी के जिसका नाम है एक्सपी लिमिटेड और पिछले 4 सालों से इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। ओके, एक्सपी लिमिटेड काम क्या करती है बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है FMCG गुड इन इंडिया, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंपनी ने अपनी डाइवर्सिफिकेशन करी है और कंपनी ने पहले ये FMCG में थे, अभी इन्होंने वहां से डाइवर्सिफिकेशन करके सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के एरिया में इन्होंने एंटर कर लिया है। दैट मींस अभी ये ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अभी ये यूरोपियन कंट्रीज में भी सेटअप करने का सोच रहे हैं। सीए फर्म जब इस साल की ऑडिट को कंडक्ट कर रही थी उनको क्या पता लगा कि कंपनी ने एक्सपेंशन कर ली है, कंपनी हैज एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन इनटू न्यू सेगमेंट एज वेल एज न्यू ज्योग्राफी। तो उनको भी समझ में आ गया कि पहले तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते थे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, अभी ये ई कॉमर्स में चले गए हैं, पहले सिर्फ इंडिया में काम कर रहे थे, अभी इन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को भी एनहेंस कर लिया है। सीए फर्म को लगता है दैट दे डू नॉट पोसेस द नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है वैसे कि वो इस ऑडिट को परफॉर्म कर पाए, क्योंकि अभी आपके क्लाइंट का बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो चुका है एंड अकॉर्डिंगली वो विदड्रॉ करना चाहते हैं एंगेजमेंट से, आपके इस क्लाइंट रिलेशनशिप से। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब आप विदड्रॉल करोगे कौन कौन से इशू आपको देखने पड़ेंगे बिफोर द विदड्रॉल। सो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको अपनी बुक से मिल जाएगा SQC 1 के अंदर। अगर आप जाओगे, हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है वो कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि जब भी क्लाइंट से आप विदड्रॉ करते हो दीज आर द वेरियस इशू एंड इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मतलब ये जब आपकी फर्म अपनी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बनाएगी, जब अपनी क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर बनाएगी तो उसको ना वहां पे ले डाउन करना पड़ेगा कि जब भी आप क्लाइंट से विदड्रॉ करोगे तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं एंड विच मस्ट इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। मतलब आप सबसे पहले डिस्कस करते हो इस मैटर को किसके साथ, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट TCWG के साथ, कि इस गिवन सर्कमस्टांस के अंदर एप्रोप्रिएट एक्शन क्या है जो फर्म ले सकती है। बेसिकली क्या कि जब भी कोई इशू आपके सामने आता है जिसकी वजह से आपकी फर्म विदड्रॉ करने का सोच रही है फ्रॉम द एंगेजमेंट, तो आप ऐसे एकदम से विदड्रॉ तो नहीं करोगे, आप सबसे पहले मैटर को डिस्कस करते हो मैनेजमेंट TCWG के साथ। तो डिस्कस करोगे इशू को, फैक्ट को, सर्कमस्टांसेस को, सो दैट फर्म कैन डिटरमाइन कि अब इस गिवन सर्कमस्टांस के अंदर एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। डिस्कस करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मैटर रिजोल्व नहीं होगा, आपको विदड्रॉल करना पड़ेगा। मतलब अगर फर्म डिटरमाइन करते कि विदड्रॉल ही एप्रोप्रिएट है, इस मैटर को भी आप मैनेजमेंट TCWG के साथ डिस्कस करते हो कि मैं एंगेजमेंट को छोड़ के जा रहा हूं, मैं इस क्लाइंट रिलेशनशिप से विदड्रॉ करके जा रहा हूं। ऑल्सो आप मैनेजमेंट TCWG को रीजन भी बताते हो कि किन रीजंस की वजह से आपने विदड्रॉल किया। एंड जब आप विदड्रॉल करते हो आपको यह भी कंसिडर करना पड़ता है बेटा कि क्या कोई प्रोफेशनल ड्यूटी है आपकी, कोई रेगुलेटरी ड्यूटी है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है फर्म की कि आपको अपनी इस विदड्रॉल के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि किसी थर्ड पार्टी को भी आपको कम्युनिकेट करना है। इसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट करके जाओगे कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट इश्यूज आपके सामने आए जिसकी वजह से आपने विदड्रॉ करने का सोचा। कोई इशू आया तो आपने कंसल्टेशन ली क्या, उस कंसल्टेशन की कंक्लूजन क्या है, उसको भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। ये सारा एस्पेक्ट SQC 1 में डायरेक्टली डिस्कस किया गया है। ओके, तो इसमें सिर्फ समझने वाला जो था ना वो क्वेश्चन था
कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कैसे, लेकिन ये सब कुछ डिस्कस कहां पे किया गया है, SQC1 के अंदर, कि फर्म के पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए जहां पे विथड्रॉल के बारे में भी लिखा हो, एंड उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर ये सारे पॉइंट इंक्लूडेड होने चाहिए। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है मिस्टर संकेत को अपॉइंट किया जा रहा है एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। कंपनी काफी रैपिडली ग्रो कर रही है, कंपनी टेक कंपनी है, जैसे कि मान के चलो ऐसे सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई कंपनी होगी, एंड रिसेंटली कंपनी ने अडॉप्ट किया है अ रेंज ऑफ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी टू एनहेंस इट्स ऑपरेशन। तो जैसे ब्लॉकचेन हो गया, AI, ऐसा कुछ तो नया नया टेक्नोलॉजी कंपनी अडॉप्ट कर रही है। दिस इंक्लूड्स रोबोटिक्स, RPAs, जिसे आप कहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, तो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट करी है। ऑडिटर सीक्स योर गाइडेंस ऑन हाउ टू इफेक्टिवली कंडक्ट एन ऑडिट इन दिस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इन्वायरमेंट, कि कैसे ऑडिटर अब अपनी ऑडिट करेगा इतनी एडवांस्ड एनवायरमेंट के अंदर, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड एनवायरमेंट के अंदर। ऑल्सो एक्सप्लेन द की स्टेप्स फॉर द ऑडिटर इन अ चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। सो बेसिकली आपको ये बताना है कि ऑडिटर का अप्रोच क्या होगा इन दिस चेंजिंग एनवायरमेंट। सो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देखो, जब अगर आप एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, वहां पे एनवायरमेंट अलग होगा, क्योंकि वहां पे कंट्रोल भी ऑटोमेटेड इतने आपको नहीं मिलेंगे, वहां पे रिस्क भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपका जो काम है, जिसको आप कहते हो NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, दैट विल वेरी। लेकिन अगर आप एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो जो बहुत ज्यादा डिजिटल एंटिटी है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नई नई प्रोसेसेस इनकॉर्पोरेट करी है, तो अगर नई टेक्नोलॉजी आप अपनी प्रोसेसेस के अंदर लेकर आओगे तो उन टेक्नोलॉजी की वजह से रिस्क भी आएगा। तो ऑडिटर को वो टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो एप्लीकेशन समझनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट की जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो समझना पड़ेगा, क्या कंट्रोल एंटिटी ने लगाए हैं वो समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड थ्रू आउट द ऑडिट उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क दैट मे अराइज on this entity because of such technology. ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल से पॉइंट लिखे हुए हैं। These are the various key steps that may be taken by the auditor in changing technology environment. ठीक है, सबसे पहले इसने इंट्रोडक्शन में वही बोला है, एज एन ऑडिटर ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कंपनीज बिजनेस। सो बेसिकली ये जो कहानी है वो यहाँ से शुरू नहीं होती, ये कहानी तो वैसे ओरिजिनली ऐसे नंबर 315 से शुरू होती है, जो कहते हैं कि ऑडिटर को एंटिटी को समझना है, इन्वायरमेंट को समझना है, और जिस एंटिटी की ऑडिट करने के लिए आप जा रहे हो अगर वो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रही है तो फिर आपको ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को समझना है, और अगर उस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के अंदर क्लाइंट नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो उस नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने की वजह से बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ा, कैसे आपके फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहे, क्या नया रिस्क आया, ऑडिटर को उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। तो इस वजह से ये लाइन लिखी हुई है कि जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा ऑफ द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो नई टेक्नोलॉजी कंपनी ने अडॉप्ट करी उसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या आ रहा है, सिस्टम कंट्रोल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ऑडिटर को ये कुछ चीजें जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, मतलब ये कुछ चीजें जो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रेफरेंस डाल के रखो ऐसे नंबर 200 की, ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा जब वो मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो, जब आप ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हो 315 के अंदर, कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट पढ़ते हो, वहां पे सेकंड कंपोनेंट है कि ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की, कि एंटिटी अपना रिस्क कैसे असेस करती है, और अगर एंटिटी ने टेक्नोलॉजी को चेंज किया तो उसकी वजह से जो रिस्क आ रहा होगा एंटिटी ने उसकी भी तो असेसमेंट करी होगी, क्योंकि अगर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अच्छा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो वहां पे रिस्क कम होगा। So auditor will have to maintain the professional skepticism का attitude, उसको अलर्ट रहना है when reviewing the management risk assessment for new system, जब वो मैनेजमेंट की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को समझ रहा होगा रिलेटिंग टू न्यू सिस्टम। दूसरा पॉइंट, नई टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिटरमाइन कि कैसे how it's used by the entity will impact the auditor's overall risk assessment। वो ये भी अंडरस्टैंड करेगा कि इसका इंपैक्ट ऑडिट रिस्क के ऊपर क्या पड़ रहा है। ओके, आप अंडरस्टैंड करोगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर रही है। इफ यू रिमेंबर 315 के अंदर, मतलब जो हम 315 पढ़ते, चैप्टर 4 पढ़ते, रिस्क कंट्रोल का टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पे हमने इस बात को देखा था कि ऑडिटर अंडरस्टैंड करते हैं कि एंटिटी में ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो होती है। फ्लो का मतलब
उसको इनिशिएट कैसे किया गया, ठीक है, फिर वो उसका इनिशिएशन होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई, वो रिपोर्ट कैसे हुई, आप उस एंटायर फ्लो को समझते हो। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, अगर एंटिटी ने सेल करी तो सेल इनिशिएट कहां से हुई, पहले ऑर्डर एक्सेप्टेंस बना, फिर उसके बाद सेल हुई तो आपका इनवॉइस बना, फिर जर्नल बने, फिर लेजर बने, फिर ट्रायल बैलेंस बना, फिर फाइनेंशियल्स के अंदर वो रिपोर्ट हुआ। सो दैट इज द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है ट्रांजेक्शन का फ्लो क्या है। सो ऑडिटर विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये नई टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करी है फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन को, एंड ऑल्सो इवेल्युएट द कंप्लीटनेस ऑफ द इन स्कोप इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, कि कैसे ये इंपैक्ट करी उन कंट्रोल को जो आपके मैनेजमेंट ने लगाए हैं ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड डिजाइन अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्पॉन्स। सो यहां से जब आप फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर इसका इंपैक्ट समझोगे तो ऑडिटर को रिस्क पता लगेगा और रिस्क के अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्सेज बनाने हैं अंडर एसए नंबर 330। ये इस कंटेक्स्ट में पॉइंट लिखे हुए हैं। तो मैं आपको सिंपल बताऊं, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना है। दूसरा, आपको इन टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ये अंडरस्टैंड करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, आपकी ऑडिट रिस्क के ऊपर। तीसरा, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है कि इनका इंपैक्ट फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या आ रहा है। ऑल्सो मैनेजमेंट की प्रोसेस वो अंडरस्टैंड करेगा कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है फॉर सिलेक्शन, फॉर डेवलपमेंट, फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल रिलेटिंग टू दिस टेक्नोलॉजी दैट इज अप्रोप्रिएट। बेसिकली मैनेजमेंट जिन कंट्रोल को यूज कर रही है इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिस्क अराइज हुआ, उन कंट्रोल्स को सेलेक्ट करने में, डेवलप करने में, ऑपरेट करने में वो प्रोसेस इज अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑडिटर विल अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर इंटरनल कंट्रोल। ऐसे आप इन पॉइंट को याद रखोगे। मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करती है, अगर आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा होगा तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी आते होंगे, बट फिर भी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स का है, कहता है सीएटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक कंपनी का जिसका नाम है रेस लिमिटेड, कंपनी पीएसयू है, फॉर द ईयर एंडेड 2023-24। जब आप इस कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, सीएटी डिड नॉट डिटेक्ट एनी फ्रॉड हैविंग बीन कमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। उसको कोई फ्रॉड नहीं मिला, ठीक है। लेकिन बाद में जब सीएनडीजी के ऑडिट हुई ड्यूरिंग द रूटीन इंस्पेक्शन, अच्छा सीएनडीजी का जो ऑफिस है उसके ऑडिट स्टाफ का मतलब रूटीन इंस्पेक्शन हो रहा था, उसको पता लगा कि चीफ कैशियर है कंपनी का और उसने डेटर के लेजर में फ्रॉड किया था और एक ह्यूज अमाउंट लेकर वो फरार हो गया है। The investigation made in the fraud revealed that auditor did not exercise proper skill, care and performed his work improperly। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑडिटर ने ग्रोसली नेग्लिजेंट होकर यहाँ पे काम किया, उसने प्रॉपर स्किल एंड केयर को नहीं यूज किया। ये बाद में जाके पता लगा जब इस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हुई। तो आप मुझे बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ पे गिल्टी होगा। मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लोज नंबर 7। सिर्फ आपको प्रोविजन दिखा देती हूँ, क्लोज नंबर 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल जो कहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्रोसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे अगर वो अच्छे से काम कर पाता, जो फ्रॉड बाद में जाकर सीएनडीजी की इंस्पेक्शन में पता लगा वो उसको पहले पता लग जाता। तो आप इसको अपने एंड के ऊपर आप पढ़ लेना, यही प्रोविजन आपको लिखनी है, फिर सिचुएशन डिस्कस करनी है और लास्ट में इसको कंक्लूड कर देना है दैट ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लोज नंबर 7। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए। ये क्वेश्चन 530 के ऊपर है। ऑल्दो आपके सिलेबस में ऐसे नंबर 530 इतना डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, बट मैंने पूरा क्लास डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, रिवीजन का ही वो क्लास है। सी इंटर से क्वेश्चंस बनते हैं 530 के, और ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट कह देता है कि मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, बट क्वेश्चन आते हैं, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड ही है। 530 टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग। आपको ये बात पता होगी कि ऑडिटर ऑडिट करने के लिए 100% टेस्टिंग नहीं करता, ही यूजेस द सैम्पलिंग, ठीक है, मतलब लेस देन 100% एग्जामिनेशन करता है। तो क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है और क्वेश्चन लास्ट का हिस्सा है, ठीक है। मैं अभी डिस्कस करूंगी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है काव्यांजलि लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने अपॉइंट किया रिद्धि एंड सिद्धि को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। रिद्धि एंड सिद्धि सीम्स टू हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन ऑडिट अप्रोच टू बी अडॉप्टेड फॉर दिस कंपनीज ऑडिट। सो बेसिकली रिद्धि को लगता है कि हमें 100% चेकिंग करनी चाहिए, नहीं सिद्धि को लगता है कि 100% चेकिंग नहीं, दोबारा से। तो रिद्धि और सिद्धि डिफरेंट अप्रोच यूज करना चाहते हैं। सिद्धि को लगता है दैट 100% चेकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सिद्धि को क्या लगता है कि 100% टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, हमें सैम्पलिंग करनी चाहिए, हमें सैम्पलिंग के बेसिस पे अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करनी चाहिए अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन।
ठीक है। वेयर एज रिद्धि को लगता है कि नहीं, ऑडिट सैंपलिंग अगर मैंने यूज करी तो मुझे एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर एक रीजनेबल बेस नहीं मिलेगा। सो बेसिकली कहानी कहां से शुरू होती है, ऐसे नंबर 200 से। ऐसे नंबर 200 कहते हैं कि ऑडिटर तुम्हें एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। तो आपको क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है तो फिर डेफिनेटली आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं ऑडिट एविडेंसेस से ऑडिटर को एक रीजनेबल बेस मिलेगा जिस बेसिस के ऊपर वो कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा और जिसको वो ओपिनियन की फॉर्म में अपनी रिपोर्ट में एक्सप्रेस करेगा। आपको ये समझ में आ रहा है? अभी आपके पास ना ये रीजनेबल बेसिस पे पहुंचने के दो तरीके होते हैं, या तो आप 100% एग्जामिनेशन कर लो तो भी आपको एश्योरेंस मिल जाएगी, या तो आप फिर सैंपलिंग कर लो। ठीक है, 100% एग्जामिनेशन हम जनरली अडेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है कैंडिडेट के अंदर एक साल के अंदर, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम टाइम पे एक ऑडिट को कंप्लीट कर पाएंगे। देयरफॉर हम एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं एंड वी यूज द सैंपलिंग। हम सैंपलिंग को यूज करते हैं। सैंपलिंग में क्या होता है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सो सैंपलिंग में क्या होता है, मान लेते हैं सेल्स की आपकी पॉपुलेशन है टोटल साल में, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, राइट। टोटल साल के अंदर जो सेल्स हुई वो कितनी है, 1 लाख। 1 लाख नंबर्स के अंदर आपने सेल करी, इसका अमाउंट मैं मान लेते ये बन गया 100 लाख रुपए का। अब ऑडिटर को इसकी टेस्टिंग करनी है और बताना है कि क्या सेल्स के अंदर कोई गलतियां है या नहीं है। अगर आप सैंपलिंग को यूज करोगे तो आप 1 लाख की 1 लाख टेस्ट ना करके सेल्स, आप इसमें से कम सेल की टेस्टिंग करोगे, लेस देन 100% एग्जामिनेशन। इसमें से आप सैंपल उठाओगे। अभी सैंपल कैसे उठाया जाता है, सैंपल का साइज क्या होगा, कौन से सैंपल होंगे, डिफरेंट मेथड है जिसको हम 530 में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से सैंपल उठाओगे। मैं मान लेती हूँ आपने सैंपल चूज कर लिया 10,000 सेल यूनिट का, तो आप 10,000 के ऊपर अपने प्रोसीजर अप्लाई करोगे। मैम ये प्रोसीजर मैं कौन से अप्लाई करूंगा, जो आपने डिसाइड कर लिए प्लानिंग के टाइम पे। एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपने डिसाइड किया था ना कि मेरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे, वो आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे। अभी जब आप इनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करोगे, मान लेते हैं कि आपने इंस्पेक्शन करने का सोचा, कुछ आपके डेटर्स थे जिनसे आपने कंफर्मेशन मंगवाने का सोचा, वो सारे के सारे प्रोसीजर आप इन 10,000 के ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है। जब आपने इसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करे तो ऑडिटर को डेफिनेटली ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे कि 10,000 सेल्स के अंदर गलतियां है या नहीं है। तो उसको 10,000 के ऊपर तो एविडेंसेस मिल गए, लेकिन आपकी सेल्स तो टोटल 1 लाख थी, 90,000 के ऊपर तो आपको एविडेंसेस नहीं मिले। तो ऑडिटर क्या करेगा, जो भी 10,000 के रिजल्ट उसको मिले उसकी प्रोजेक्शन बाकी की पॉपुलेशन के ऊपर भी करेगा। ऐसे प्रोजेक्शन करने का मतलब क्या होता है, वो जनरली ऐसे बोलता है कि अगर 10,000 में इतनी गलतियां मिली तो पूरी पॉपुलेशन में कितनी गलतियां हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। तो आप ऐसे एक सैंपल की टेस्टिंग करने से पूरी पॉपुलेशन के ऊपर कंफर्ट लेते हो। सो दैट मीन्स सैंपलिंग अगर आप यूज करोगे, क्या ऑडिटर को एक रीजनेबल बेस मिल गया टू रीच एट अ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन? यस। सो इसका मतलब यहाँ पे जो सिद्धि कह रही है उसमें कुछ गलत नहीं है और रिद्धि जो कह रही है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सैंपलिंग करोगे तो आपको रीजनेबल बेस नहीं मिलेगा, बस आपको सैंपल का साइज सही से चूज करना है, आपको सैंपल सही से डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड रिद्धि अबाउट हिज रोल इफ ऑडिट सैंपलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेस। बट ऐसा हो सकता है कि, अच्छा चलो इसी कहानी को आगे लेके जाएंगे, ये डिसाइड कौन करेगा कि सैंपलिंग से आपको रीजनेबल बेस मिला या नहीं मिला? ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होगा। ऑडिटर को खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि जो एविडेंसेस उसको मिले क्या वो उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कह सकता है। बेसिकली अगर आपका ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे आ गया तो आप उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गया ऐसा कह सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो तो हाँ, 530 में एक सिचुएशन ये भी है कि अगर रीजनेबल बेसिस नहीं मिला, ऑडिटर को ये लगता है, तो फिर आप क्या करोगे? देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप ना मैनेजमेंट को बोलोगे, मान लेते हैं कि रीजनेबल बेस का मतलब क्या हुआ, आपने 10,000 की टेस्टिंग करी, वहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो आपको गलतियां मिली या तो आपको गलतियां नहीं मिली, दोनों ही बातें एविडेंस होती हैं, ठीक है। आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, दैट इज एन एविडेंस। सो अगर आपको गलतियां मिली तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे फर्दर टेस्टिंग कर, मतलब मैनेजमेंट को आप अपने एंड पे भी सैंपल बढ़ा सकते हो, या मैनेजमेंट को बोलोगे कि अगर ये गलतियां हो सकती है तो इसमें और टाइप की गलतियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब आप बेसिकली जब आपको लगता है कि मुझे इतना काम करने से रीजनेबल बेस नहीं मिला तो आप अपने एंड के ऊपर टेस्टिंग ज्यादा करोगे, या फिर आपको लगता है कि ये जो सिलेक्टेड ऑडिट प्रोसीजर है ये मुझे रीजनेबल बेस नहीं प्रोवाइड करा रही तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। इन शॉर्ट, ऑडिटर को रीजनेबल बेसिस चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस चाहिए, और अगर उसको सैंपलिंग से नहीं मिलते हैं तो वो अपने प्रोसीजर बढ़ा सकता है, वो अपने सैंपल का साइज बढ़ा सकता है, तो मतलब उसको फर्दर काम करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड
रिद्धि अबाउट हिज रोल इफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द कंक्लूजन। सो अगर आप ऐसे नंबर 530 की प्रोविजन पढ़ने के लिए आओगे तो ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि, और 530 ये कहता है कि ऑडिटर को इवेलुएट करना रिजल्ट ऑफ सैंपल। तो आपने जो 10,000 टेस्ट करे वहां से जो एविडेंसेस मिले दैट इज द रिजल्ट ऑफ सैंपल, एंड उसको इवेलुएट करना पड़ेगा कि जो उसने सैम्पलिंग यूज करी क्या वहां से उसको रीजनेबल बेसिस मिल गया, और ये ऑडिटर खुद डिसाइड करता है, ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। और अगर रीजनेबल बेसिस नहीं मिला तो वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से टू इन्वेस्टिगेट द मिस स्टेटमेंट दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। आपने सैम्पलिंग करी तो 10,000 में कुछ तो गलतियां मिलोगी, उसको इन्वेस्टिगेट करने को बोलेगा, और वो रीजन क्या है कि अगर ये गलतियां हो सकती तो फर्दर मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, एंड यू विल आस्क द मैनेजमेंट टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। जो भी गलतियां होगी उसको ठीक करने को बोलोगे, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना एनटीई भी टेलर करोगे और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। टेलर करने का मतलब क्या, इसको एडजस्ट करोगे। मैंने आपको वही तो बोला कि आपको फर्दर टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये काम करने से मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले तो यू विल मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर। सो टेलर द एनटीई ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू अचीव द बेस्ट रिक्वायर्ड एश्योरेंस विच इज रीजनेबल एश्योरेंस। सो इसने एग्जांपल देकर बताया, जैसे कि अगर आपने टीओसी परफॉर्म करे थे, सैम्पलिंग आप टीओडी के लिए भी कर सकते हो, टीओसी के लिए भी कर सकते हो। अगर आपने सैम्पलिंग को यूज किया था फॉर द टीओसी, ऑडिटर अपने सैंपल साइज को बढ़ा सकता है, ऑल्टरनेटिव कंट्रोल की टेस्टिंग कर सकता है, ये इसने डिफरेंट काम बोले वो क्या कर सकता है, या मॉडिफाई कर सकता है सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर को। समझ में आ रहा, आपने पहले कंफर्मेशन किया था, आप कोई और प्रोसीजर, अब आपने पहले कंफर्मेशन को यूज किया था एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, अब आप एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर सकते हो। सो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिली है तो आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर को और बढ़ाओगे, वहां से भी नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो ये क्वेश्चन ना जो यहाँ पे है मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 14 बैंक ऑडिट के, वहाँ पे कवर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस तो मैं बता दूं, बैंक ऑडिट की जो क्लासेस है यूट्यूब के ऊपर वो भी बहुत ही अच्छी क्लास है और ओपनली अवेलेबल है। आप जब मैं पढ़ती थी तो मेरे टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं कराता था, ठीक है, बट आपके पास ये मौका है कि आपको ये क्वेश्चंस करके जाना चाहिए। अगर आप इतना क्वेश्चंस कर ले तो जितना मैं दे रही हूँ, ट्रस्ट में कुछ भी ऐसा आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं अपने पेपर के अंदर। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, सीए अंकित ऑडिट कर रहा है, कंडक्ट कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, तो आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो। देखो इसमें ना बहुत सारी बातें लिखी हुई है, मैं कहानी नहीं पढ़ूंगी, क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर आ जाते हैं। यू हैव टू डिस्कस दी एनी 5 एरियाज रिलेटिंग टू एडवांसेस ऑफ द ब्रांच। सो ब्रांच के अंदर एडवांसेस होंगे, लोन देती है आपकी बैंक, ठीक है। सो आपको लोन की वेरिफिकेशन करनी है कि कौन कौन से डिफरेंट एरिया को ऑडिटर कवर करेगा, ये इंश्योर करने के लिए कोई रेवेन्यू लीकेज ना हो। तो यहाँ पे मेरा मेन फोकस क्या है, कोई रेवेन्यू लीकेज ना हो। सो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन भी आपके बैंक ऑडिट में कवर हो जाता है। रेवेन्यू आता कहां से है ब्रांच को, आप लोन देते हो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट रेट गलत डाल दूं तो रेवेन्यू लीकेज हो जाएगा, यस। तो ऑडिटर सबसे पहले क्या चेक करेगा कि जो इंटरेस्ट रेट सिस्टम के अंदर डाला हुआ है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और ये चेक करने के लिए जब भी लोन सैंक्शन होता है तो एक सैंक्शन लेटर बनता है, वहां पे सारे टर्म्स लिखे होते हैं लोन के, तो आप उस सैंक्शन लेटर से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लोगे कि सैंक्शन लेटर के अंदर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। सो ऑडिटर वुड फर्स्ट सीधा कि इंटरेस्ट रेट जो सिस्टम के अंदर फेड हुआ है वो एप्रोप्रिएट है। दूसरा, और कहां से आपको पैसा मिलता है, जब लोन सैंक्शन होता है तो प्रोसेसिंग फी आपको पे करनी पड़ती है, वो आप देख लोगे कि एप्रोप्रिएटली आपने प्रोसेसिंग फी चार्ज करी है। जब रिन्यूअल होता है तब आपको प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ती है, वो आपने कलेक्ट करी है, आपने मतलब ब्रांच ने कलेक्ट करी है। प्रोसेसिंग फी आप देखोगे जितना सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपने कलेक्ट करना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग आपने कलेक्ट किया है। जैसे हाउसिंग लोन के सर्कुलर होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि हाउसिंग लोन आप इस कैटेगरी के पर्सन को दे रहे हो तो इतना प्रोसेसिंग फी लगेगा, इस स्कीम में दे रहे हो तो इतना प्रोसेसिंग फी लगेगा। तो प्रोसेसिंग फी आप चेक करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेशली सैंक्शन एडवांसेस और जो आपने लिमिट रिन्यू करी है। अगर कोई रिविजन हुई है प्रोसेसिंग फी के अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम तो ऑडिटर उसको चेक करेगा कि आपने जो भी प्रोसेसिंग फी चार्ज करी वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग चार्ज की गई, ठीक है। और आप मुझे बताओ, देखो जो कैश क्रेडिट लिमिट है, बैंक ना एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसको सीसी लिमिट कहते हैं। सो वो सीसी लिमिट हमेशा जब भी सीसी लिमिट इशू की जाती है वहां पे स्टॉक स्टेटमेंट है जो सबमिट करनी पड़ती है टाइम के अंदर बोरोवर को, और अगर बोरोवर टाइम के अंदर उस स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट नहीं करता है तो उसको पीनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ऑडिटर वेरीफाई कर लेगा कि क्या कोई ऐसा बोरोवर है जिसने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करी, एंड क्या फिर उसके ऊपर पीनल चार्जेस लगाए गए, पेनल्टी लगी, क्योंकि यहाँ से भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब यहाँ से भी आपको रेवेन्यू मिलेगा। ऑल्सो एक्सपोर्ट बिल परचेज्ड, ये भी एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी है। अगर उसके ऊपर कोई ओवरड्यू इंटरेस्ट है ऑडिटर उसको चेक करेगा कि कितने टाइम का वो ओवरड्यू इंटरेस्ट है जो चार्ज किया गया।
ऑल्सो अगर कोई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, एलसी जिसे आप कहते हो, उसके ऊपर कमीशन जो चार्ज करा, दैट इज एज पर आरबीआई सर्कुलर या रिजर्व बैंक जो आपके बैंक का सर्कुलर है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये अप्रोप्रिएट है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा मेन फोकस क्या है, मैं एडवांसेस की चेकिंग कर रहा हूँ, मैं ऑडिटर हूँ, कॉन्करेंट ऑडिटर हूँ, और मुझे ये देखना है कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू लीकेज हो सकती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए एडवांस के ऊपर बैंक को पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन प्रोफेशनल एथिक्स और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी जिसका नाम है एनआईएस लिमिटेड और कंपनी ने रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनी ने एक सेपरेट ट्रस्ट बनाई जिसका नाम है एनआईएस एम्प्लॉइज ग्रेजुटी फंड ट्रस्ट। तो कंपनीज बनाती रहती है पीएफ ट्रस्ट, ग्रेजुटी फंड ट्रस्ट, तो इसने बनाई है। ये दोनों ही कंपनी और ट्रस्ट सेम मैनेजमेंट के अंडर है और इन दोनों की ऑडिटर ही मिस्टर अनुज कर रहा है। मिस्टर अनुज जब ऑडिट कर रहा था उसको पता लगा, ट्रस्ट की जब ऑडिट कर रहा था उसको पता लगा कि कुछ खर्चा है जो ट्रस्ट के अंदर हुआ, बट दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। सो आप पैसा लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे। उसने इस मैटर को इन्फॉर्म कर दिया बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को, जो बेसिकली मैनेजमेंट है ट्रस्ट की, उसको बता दिया। बताया कैसे? थ्रू अ सेपरेट रिपोर्ट, राइट। एंड उसने अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट जो बनाई ट्रस्ट की उसको क्वालिफाई नहीं किया, बट एक सेपरेट रिपोर्ट बनाकर उसने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को बता दिया। अब आपको ये बताना है क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, और अगर ये गिल्टी होगा तो ये कहां पे गिल्टी होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 5 में गिल्टी होगा। क्यों? एक मटेरियल फैक्ट था जो इसको पता लगा कि आपकी ट्रस्ट खर्चा कर रही है बट अपने ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा नहीं कर रही है, ठीक है। क्या ये मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज हो रहा था? नहीं। क्या इसका डिस्क्लोजर होना इंपॉर्टेंट था फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग? यस। आपको एक मटेरियल फैक्ट पता लगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज नहीं हुआ था, जिसका डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट था, और आपने भी उसको रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप कहां पे गिल्टी हो गए? क्लॉज 5 के अंदर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं प्रोविजन पढ़ देती हूँ। ये कहता है शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज 5 दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है उसको हम गिल्टी बोलेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। एक मटेरियल फैक्ट था जो उसको पता था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया गया था, बट डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट था फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। फिर क्वेश्चन लिख दोगे और लास्ट में आप बता दोगे दैट सीए अनुज विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अभी जो क्वेश्चन है ये कारों के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन सारे क्वेश्चन आप सिंपल कह रहे हो क्योंकि सारे क्वेश्चन लक्ष्य बैच के अंदर कहीं ना कहीं कवर हो चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन है तो सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मिस्टर आशीष को अपॉइंट किया जा रहा है एज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अ लेगेसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। एक सीए फर्म है, लेगेसी एंड कंपनी, आप उसके एंगेजमेंट पार्टनर हो एंड आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो कंपनी की जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका नाम है कैपिटल लिमिटेड, ठीक है। मिस्टर सोदी वन ऑफ द सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर, तो ऐसे एंगेजमेंट टीम बनी होगी, उसका एंगेजमेंट पार्टनर मिस्टर आशीष था और उसमें ही एक एंगेजमेंट टीम का मेंबर है जो सीनियर मेंबर है मिस्टर सोदी। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई रिलेटिंग टू दी ऑडिट ऑफ द मैटर, मतलब आपको कारों में जो मैटर जाएंगे उनकी ऑडिट करके रिपोर्ट करना है ना, तो उसकी रिपोर्टिंग इसको दी गई इस मिस्टर सोदी को। एंड ये दो ऑब्जर्वेशन है जो उसके सामने आई और आपको ये बताना है कि ये रिपोर्ट में जाएगा कहाँ पे। सबसे पहले इसको पता लगा दैट वन ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज बीन टेकन ऑन लीज, आरओयू एसेट था ये जो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आ रहा होगा, राइट। उसकी रीवैल्यूएशन हुई है, रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी है। नेट कैरिंग वैल्यू इन एग्रीगेट वाज चेंज्ड फ्रॉम 3 करोड़ टू 3.5 करोड़, तो 35 लाख का अपवर्ड वैल्यूएशन हुआ है। सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से पीपीई की वैल्यूएशन करवाई गई है, आरओयू एसेट था एंड यहाँ पे इतना इसका चेंज आया है। 3 करोड़ पहले था, फिर आपने वैल्यूएशन कराई तो 3.5 करोड़ नहीं 3.35 करोड़ ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल होगी? आपका पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 1 में ये रिपोर्टिंग जाएगी, और टू बी वेरी प्रिसाइज होके बोलूँ उसका भी डी पार्ट में रिपोर्टिंग जाएगी जो रीवैल्यूएशन की बात करता है। यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या कंपनी ने अपनी पीपीई को रीवैल्यूएशन किया, और इसके अंदर आरओयू एसेट भी आते हैं, इंटेंजिबल एसेट भी आते हैं, और अगर रीवैल्यूएशन की गई तो क्या एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रीवैल्यूएशन हुई? यस, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रीवैल्यूएशन हुई। और आपको अमाउंट रिपोर्ट करना पड़ता है कि कितना चेंज आया उस रीवैल्यूएशन की वजह से, लेकिन आप अमाउंट तभी रिपोर्ट करते हो अगर चेंज 10% या उससे ज्यादा का है। सो अगर आप 3 से लेकर 3.35 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको जो चेंज मिलेगा वो 10% से ज्यादा का मिलेगा। एंड ऑडिटर कारों में अब इस चेंज का अमाउंट रिपोर्ट करेगा। चेंज कितने का हुआ है? 35 लाख रुपए का। तो ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या है? कहता है ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन, जब वो चेकिंग कर रहा था उसको पता लगा एक सीसी लिमिट है 5.10 करोड़ रुपए की, 5.10 करोड़ रुपए की, विच वॉज सैंक्शन टू कैपिटल लिमिटेड बाय बीडीडी बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट
एंड इट गोट रिड्यूस टू 4.75 करोड़ आफ्टर 6 मंथ। मैं पहले आपको कारों की प्रोविजन बता देती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे प्रोविजन कौन सी एप्लीकेबल होगी, पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 1 एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है अगर कोई सीसी लिमिट है जो आपकी कंपनी ने ली है और उसका अमाउंट इन एग्रीगेट किसी बैंक से लिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए, अगर कुल मिलाकर वो 5 करोड़ से ज्यादा की सैंक्शन उसकी लिमिट है, चाहे आपने एक दिन के लिए भी वो लिमिट ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 6 महीने के बाद जाकर 5 करोड़ से नीचे की उसकी लिमिट होगी, दैट डज नॉट मैटर। अगर एक दिन के लिए भी ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट आपकी कंपनी ने सीसी लिमिट लिए 5 करोड़ से ज्यादा की, तो ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि जो स्टॉक स्टेटमेंट आपकी कंपनी सबमिट कर रही है बैंक के पास, तो डेटर की पोजीशन, स्टॉक की पोजीशन वहां पे दिखा रही है, दैट इज इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि उतना ही आपके फाइनेंशियल्स के अंदर भी शो हो रहा है। ठीक है, सो इन दिस कनेक्शन क्वार्टरली रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड। क्वार्टरली रिटर्न्स, इसको आप स्टॉक स्टेटमेंट कह सकते हो, बाय द कंपनी विद दिस बैंक व्हिच आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको रिपोर्ट यही करना पड़ता है। देखो आप नीचे आओगे, पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 2, राइट। आई थिंक मैंने क्लोज नंबर 1 बोला क्या गलती से, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कौन सा क्लोज बोला, बट इट विल बी क्लोज 2 बिकॉज क्लोज 1 के अंदर पीपी है। सो आई डोंट रिमेंबर कि मैंने क्लोज कौन सा बोला, सो आई एम सॉरी अगर मैंने गलत बोला तो। ओके, सो पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 2 क्या कहता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्या ड्यूरिंग दी ईयर अंडर ऑडिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 6 महीने बता रहा है आपको कि पहले 5 करोड़ था, 6 महीने के बाद वो 5 करोड़ से कम हो गया, 4.75 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर अगर कंपनी के पास एक वर्किंग कैपिटल लिमिट है विच इज एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपए, जो कंपनी ने किसी बैंक से ली है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट। सिक्योरिटी क्या रखी है, करंट एसेट रखी है। तो आपको रिपोर्ट क्या करना है कि क्या कंपनी क्वार्टरली रिटर्न्स और जो स्टेटमेंट फाइल करी है इन बैंक के पास विच आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, और अगर नहीं है तो फिर आपको डिटेल देनी है, तो यहाँ पे आपको यही रिपोर्ट करना है। सो ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ आपको, प्रोविजन वही इसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 18 से है, ESG के प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है, इसको मैं टेकअप नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज इसको एक बार सेल्फ कर लेना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कर लेना। प्रिंसिपल नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने यूट्यूब के ऊपर रिविजन क्लास डाली हुई है। ठीक है, सो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी टू अनदर क्वेश्चन, राइट। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। सीए उमा स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक कंपनी की जिसका नाम है आरजे लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए कंपनी इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। कंपनी क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। एंड जब आप ऑडिट कर रहे थे, सीए उमा को कुछ एविडेंसेस मिले हैं ऑफ इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस डील which was not considered with the affirmation leading to misstatement in the financial statement। So मतलब यहाँ पे आपको एविडेंसेस मिले हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ तो गलतियां है। मैनेजमेंट जो आपको अफर्मेशन दे रही है और जो आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आ रही है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट मैनेजमेंट अफर्मेशन दे रही कि देयर इज नो मिस स्टेटमेंट। दैट मीन्स आपके पास एविडेंसेस है ना कि गलतियां हैं। यस, discuss how CA Uma should deal with the situation in auditor's report and different option क्या है जो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्लियरली आप अपनी रिपोर्ट को इधर मॉडिफाई करोगे। यू हैव टू मॉडिफाई योर ऑडिट ओपिनियन एज पर एसे नंबर 705। ठीक है, सो दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दो या तो आप एडवर्स ओपिनियन दो, एज द केस में बी। सो एज पर एसे नंबर 705 मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन, ये इसने कुछ नहीं बोला, स्टैंडर्ड का स्कोप बताया कि स्टैंडर्ड बताता है कि किन किन सर्कमस्टांस के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा। डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ द मॉडिफाइड ओपिनियन इज गिवन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, कि किस टाइप की मॉडिफिकेशन देनी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, किन रीजंस की वजह से आप मॉडिफिकेशन दे रहे हो, उन मैटर का नेचर क्या है। दैट इज वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, or in case inability to obtain sufficient and appropriate audit evidences may be materially misstated, and auditor's judgment about the pervasiveness of the effect or possible effect of the matter on the financial statement। आप दो ही चीजें तो देखते हो। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको ना ओपिनियन देना है, आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या तो आप एडवर्स ओपिनियन दोगे अगर आपको एविडेंस मिले। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इफेक्ट परवेसिव है या नहीं। तो यू विल कंसीडर द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट
पॉसिबल इफेक्ट वहां पे जहां पे आपको एविडेंस नहीं मिले कि पॉसिबल इफेक्ट परवेसिव है या नहीं, तो आप परवेसिवनेस कंसीडर करते हो। दूसरा आप ये कंसीडर करते हो कि नेचर क्या है उन मैटर का, जिन मैटर के अंदर आपको गलतियां मिली है, जहां पे आप काम नहीं कर पाए। तो अगर वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए बहुत मटेरियल है जहां पे आपको गलतियां मिली है, तो एडवर्स ओपिनियन दोगे। सेम गोज विद द डिस्क्लेमर ऑल्सो, कि जिस मैटर पे आप काम नहीं कर पाए वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या दोगे, डिस्क्लेमर दोगे। तो आप यही चीजें तो कंसिडर करते हो जब ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो कि किस टाइप की मॉडिफिकेशन आपको देनी है। तो यस, ऑडिटर मॉडिफाई करेगा अपनी ऑडिटर रिपोर्ट को जब उसने कंक्लूड किया है बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर इसने बताया है इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, और कंक्लूजन यही है कि सीए उमा अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगी एज पर एसए नंबर 705। तो मॉडिफिकेशन के दो नेचर हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको एविडेंसेस मिल गए हैं, आपने कंक्लूड कर लिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या फिर आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। समझ में आ रहा हो? तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन कब दोगे, जब सीए उमा को लगता है कि इफेक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। मतलब अगर खाली रिलेटेड पार्टी वाला एरिया छोड़ दो, बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तब वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगी, अदरवाइज डिस्क्लेमर विल बी गिवन। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है ये एसएम का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का, उसकी भी मैंने क्लास डाली हुई है। मैं दोबारा से क्वेश्चन इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे एडिट करने में टाइम लगेगा, वो मैंने एक साथ क्लास बनाई है, तो काश मेरे अंदर पहले दिमाग होता कि एक एक क्वेश्चन की क्लास बनाती मैं, जो मैंने ज्यादातर लक्ष्य बैच में किया है, तो मुझे इतनी मेहनत दोबारा से नहीं करनी पड़ती। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहते हैं आपको ओवरऑल ऑडिट रिस्क कंप्यूट करना है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट रिस्क होता क्या है। ऑडिट रिस्क इज योर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, ये बन जाता है मेरा ऑडिट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क आता है अगर मैं मान लूं कि जिस एंटिटी की ऑडिट आप करने के लिए जा रहे हो वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो कितना रिस्क है। जैसे अगर आप एक बैंकिंग कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाओगे तो बैंकिंग कंपनी में ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आईटी का यूज हो रहा है, जो ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। इनहेरेंट रिस्क कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, तो इनहेरेंट रिस्क जनरली बिजनेस के नेचर से आता है। कंट्रोल अभी है नहीं तो कितना रिस्क है, दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। वेयरएज कंट्रोल रिस्क क्या, अभी रिस्क है तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको लो लेवल पे लेकर आने के लिए कंपनी ने कंट्रोल लगाए होंगे। सो कंट्रोल लगाने के बाद भी कुछ ना कुछ रिस्क तो रह जाएगा, क्योंकि कंट्रोल की भी लिमिटेशन होती है, इसको भी आप पढ़ते हो। जैसे कि एम्प्लॉइज कोलाइड करके कंट्रोल को ओवरराइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है, सो देयर आर लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, तो कभी भी कंट्रोल रिस्क भी जीरो नहीं हो सकता। सो उसको आप कंट्रोल रिस्क कहते हो कि कंट्रोल है तो सही बट कितना रिस्क है, दैट दोस कंट्रोल विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, करेक्ट और डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड डिटेक्शन रिस्क ये ऑडिट से जुड़ा होता है, ठीक है। ऑडिटर कितने भी अच्छे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर ले, फिर भी 100% गलतियां वो कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कितनी भी अच्छी ऑडिट की वो प्लानिंग कर ले, परफॉर्म कर ले, ही विल नेवर बी एबल टू डिटेक्ट द ऑडिट रिस्क 100%, मतलब वो नहीं कर पाएगा डिटेक्ट। और उसका रीजन क्या है, व्हाट डू यू थिंक? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आपकी ऑडिट की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, समझ रहे हो। तो ये रिस्क भी दो टाइप का होता है, डिटेक्शन रिस्क, सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क। सो इन सबको मिला के आप कहते हो ऑडिट रिस्क। और ऑडिटर का ऑडिट करने का अल्टीमेट पर्पस क्या है, ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर लेकर आना। तो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा कि ऑडिट रिस्क आप कैलकुलेट करो, अगर इफ लुकिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस चांसेस हैं, लुकिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब ये इनहेरेंट रिस्क की बात कर रहा होगा, चांसेस है दैट 40% ऑफ द बिल ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड वुड बी डिफेलिकेटेड। सो कंपनी के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए रिस्क कितना है डेफेलिकेशन होने का, 40%। सो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना, मेरा इनहेरेंट रिस्क कितने का हो गया, 40% का हो गया। जब आपने मैनेजमेंट से पूछा कि इस एरिया में आपने कंट्रोल क्या लगाए हुए इस डेफिलिकेशन को रोकने के लिए, तो मैनेजमेंट ने बोला कि मैं 75% अश्योरेंस देती हूँ कि कंट्रोल इस डेफिलिकेशन को रोक सकते हैं। तो रिस्क कितना कि कंट्रोल नहीं चलेंगे, 25%। सो कंट्रोल रिस्क कितना हो गया, 25%। अगर मैं आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालने को बोलूं, तो क्या आप इनको मल्टीप्लाई करके 0.40 और 0.25 को आप मुझे बता पाओगे? आई थिंक 10% के आसपास आएगा। 10% क्या बन गया मेरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड ऑडिटर ने जब अपनी असेसमेंट करी, उसने बोला दैट
He could apply in the remaining time to complete audit gives him satisfaction level of detection of fraud and error to the extent of 60%. तो ऑडिटर ने बोला कि जो ऑडिट प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूंगा वहां से मुझे अश्योरेंस कितने की मिल जाएगी, 60% की। तो कितना रिस्क है वो गलतियां नहीं ढूंढ पाएगा, डिटेक्शन रिस्क 40% का। एनालाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या होता है ये बताओ, मैंने बता दिया 10% का, और फिर आपको ओवरऑल ऑडिट रिस्क निकालना है। तो एक बार अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो ये कुछ इसने सारी एक्सप्लेनेशन वही लिखी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। बट यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कुल मिला के ये मेरा इनहेरेंट रिस्क 40% का है, कंट्रोल रिस्क 25% का है। इन दोनों को मिलाया तो 10% का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गया, 40% का डिटेक्शन रिस्क हो गया, 40% और 10% को आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑडिट रिस्क कितने का आ गया, 4% का। एंड दिस वाज योर क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट का है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन सिंपल है। ओके, तो क्वेश्चन है कि दैट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज दी हुई है। एक कंपनी का नाम है आईडीआई लिमिटेड, एक का नाम है टीआईजी लिमिटेड, मिन लिमिटेड, MIN लिमिटेड। इसका नेचर क्या है, ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ये अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। शेयर कैपिटल दी हुई, इनका टर्नओवर दिया हुआ है, लोन कितना लिया है फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो दिया हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट दिया हुआ है, और ये सारी प्रीवियस ईयर की फिगर हैं, करोड्स के अंदर ये फिगर हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आप मुझे बताओ कि इन कंपनीज में से किन कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सो बेसिकली अगर आपको सेक्शन नंबर 138 की लिमिट आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सेक्शन नंबर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उसको अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे मैं लाइन पढ़ूंगी तो यहाँ पे ये जो आईडीआई लिमिटेड है इसकी तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल टर्नओवर लोन वगैरह कुछ नहीं देखूंगी, इसके लिए तो मैंडेटरी हो ही जाएगा कि इसको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है। तो यस, इसको अपॉइंट करना है। दूसरा, हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करते कोई भी, उसके लिए भी मैंडेटरी है कि उसको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को के लिए आप पेड अप शेयर कैपिटल देखोगे 50 करोड़ या उससे ज्यादा की, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मैं देख लेती हूँ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की क्या इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा की है, यस। सो इसका मतलब यहाँ पे टीआईजे लिमिटेड को भी अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। मैं बाकी सारी भी लिमिट आपके लिए पढ़ देती हूँ। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं, अगर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा का है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो भी इसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। या आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर रहे हैं 100 करोड़ से तो भी इसको अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। या इसके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है 25 करोड़ या उससे ज्यादा के एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो भी इसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। सो पेड अप शेयर कैपिटल लिमिट तो ये सेटिस्फाई कर रही है, टर्नओवर इसके 200 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, लोन भी इसके 50 करोड़ के हैं, पब्लिक डिपॉजिट इसके 24 करोड़ के, मतलब ये भी 25 करोड़ से कम है, ये भी 100 करोड़ से कम है, और ये भी सेटिस्फाई नहीं करी। और क्योंकि ये इक्विटी शेयर कैपिटल इसकी पेड अप शेयर कैपिटल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की आपकी 50 करोड़ या उससे ज्यादा की है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो इसको भी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर यही कंपनी अनलिस्टेड होती और प्राइवेट कंपनी होती तो फिर यहाँ पे आप सिर्फ दो ही चीजें देखते हो, एक तो टर्नओवर का क्राइटेरिया आप देखोगे और दूसरा क्राइटेरिया आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग का देखोगे। अच्छी बात यह है लिमिट इनकी सेम ही रहेगी, बस क्राइटेरिया आपको दो देखने हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको इक्विटी का देखना है? नहीं। क्या आपको पब्लिक डिपॉजिट का देखना है? वो तो इसके पास है ही नहीं। नहीं। टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा की है? नहीं। लोन फ्रॉम एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या एक्सीडिंग 100 करोड़ है? नहीं। तो क्या ये जो मिन लिमिटेड है जो एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आएगी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की? इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। तो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी प्रोफेशनल एथिक्स का है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि सीए ऋषि अभी नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। ही इज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहता था, क्लाइंट के बेस को बढ़ाना चाहता था, उसने एक एग्रीमेंट कर लिया है मिस्टर क्रिश के साथ जो एक क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड वैल्यूअर है कि मैं 18% प्रोफेशनल फी शेयर करूंगा फॉर ऑल द केसेस ऑफ वैल्यूएशन रेफर टू हिम बाय सीए ऋषि। कि वैल्यूएशन के केसेस सीए ऋषि जो भी उसको रेफर करेगा 18% प्रोफेशनल फी मैं शेयर करूंगा। बेस्ड अपॉन दिस सीए ऋषि रिसीव्ड, उसको पैसा कितना मिला? 1,15,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। तो क्या वो गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? यस। बट मैम ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से
शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 3। दोबारा से बोलूंगी, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 3 ये कहता है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है या अग्री भी कर रहा है टू एक्सेप्ट क्या, एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ एनी पर्सन जो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप किसी का पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, किसी की प्रोफेशनल बिजनेस का इनकम आप एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रोफेशनल वर्क का आप हिस्सा एक्सेप्ट कर रहे हो, देन यू विल बी गिल्टी अंडर क्लोज नंबर 3। बट यहाँ पे तो रेगुलेशन नंबर 53A एप्लीकेबल होती है, जो कहती है कि जो किसी और प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर है उनके साथ तो आप लेन देन कर सकते हो, हाँ, बट उन प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर के अंदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर कवर नहीं होता है, और देयरफॉर ये जो सीए रेशियो ये गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। ये मैं पूरी प्रोविजन नहीं पढ़ रही हूँ, बस यहाँ पे आप प्रोविजन पढ़ोगे तो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन पे चलेंगे। You are engaged by Messrs Viva Limited to examine and report on the prospective financial information। तो आपको अपॉइंट करिए Messrs Viva Limited कि आप उनके प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एग्जामिनेशन करो, ठीक है, जो इन्होंने अपने इन्वेस्टर के लिए बनाई हुई है। ओके, इसको पढ़ लेंगे किस पर्पस के लिए बनाई है, उसको छोड़ दो। आप एग्जामिनेशन कर रहे हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो SAE 3400 यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन आगे कहता है द कंपनी इन इट्स विजन डॉक्यूमेंट। तो कंपनी का एक विजन डॉक्यूमेंट है, उसने डिस्क्राइब किए हैं वेरियस प्लान्स एंड प्रपोजल ऑफ द कंपनी विद प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल गोल। तो प्रोजेक्शंस बनाई है उसने, एंड कैसे वो अचीव करेगी वो भी वहां पे लिखा हुआ है, क्या बेनिफिट उससे होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड एवरीथिंग। तो विजन के अंदर उसने लिखा हुआ है प्रोजेक्शन, गोल्स कैसे अचीव होंगे, क्या अचीवमेंट होगी, ईच एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन क्या है, ये कहानी ऊपर है, क्वेश्चन नीचे है। व्हाट इंपॉर्टेंट मैटर विल बी कंसिडर्ड बाय यू। यू मतलब क्या, आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिटर हो, आप कौन से मैटर कंसिडर करोगे व्हाइल डिटरमाइनिंग द NTE ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर अप्लाइड टू रिव्यू द सेम। तो आप एग्जामिनेशन कर रहे हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो आपको एग्जामिनेशन करनी है, तो किस टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। N मतलब नेचर, टाइमिंग T, एंड E मतलब कितना चेकिंग करना है। तो NTE कैसे डिटरमाइन करोगे, कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं, ये आपके क्वेश्चन ने आपसे पूछा। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये आपको मिल जाएगा बुक के पेज नंबर 273 के ऊपर। आपके पास जो भी बुक है आप उसको रेफर कर सकते हो अगर आपकी बुक में ये मटेरियल है तो, ठीक है। चलो, सो ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर में आपका मेन कंसेप्ट आ गया, उसके नीचे ये आपका सब कंसेप्ट हो गया कि कौन कौन से मैटर्स है जिनको ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो NTE डिसाइड कर रहा है ऑडिट प्रोसीजर का। तो बेटा टोटल कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 7। इसमें से अगर आप कोई भी एनी 5 लर्न कर पा रहे हो मेरे लिए सफिशिएंट है। कौन कौन से मैटर कंसिडर करोगे जब आप NTE डिसाइड कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर का, कि यार मुझे कितना काम करना चाहिए। अच्छा चलो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, रिस्क ज्यादा है, काम ज्यादा करना चाहोगे या कम करना चाहोगे, ज्यादा करना चाहोगे, ठीक है। दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लेते कि आपने पहले भी कोई प्रीवियस एंगेजमेंट क्लाइंट का परफॉर्म किया था और आपको पता है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियां तो मिलती रहती है, उधर काम कम करना चाहोगे, ज्यादा करना चाहोगे, ज्यादा करना चाहोगे। अगर मैं कह दूं कि क्लाइंट की कॉम्पिटेंस अच्छी नहीं है, काम ज्यादा करना चाहोगे या कम करना चाहोगे, काम ज्यादा करना चाहोगे। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि जब तुम ये सोच रहे हो कि मेरा NTE क्या रहेगा ऑडिट प्रोसीजर का, मैं कितना काम करूं, किस टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म करूं, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। देखना, द नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट, पहले कोई काम किया है इनका, क्लाइंट को लेकर कोई नॉलेज होगी, उसको कंसिडर करोगे। दूसरा, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट नॉलेज है तो काम कम करोगे, मैनेजमेंट नॉलेजेबल नहीं है तो काम ज्यादा करोगे। लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो काम ज्यादा करोगे या कम करोगे, कम करोगे। सॉरी, अगर रिस्क ज्यादा है तो काम ज्यादा करना चाहोगे। हाँ, एक्सटेंड टू बाय विच प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गेटिंग अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट जजमेंट। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि मैनेजमेंट की जो अजम्पशन ले रही है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, मैनेजमेंट की सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व है वहां पे, है ना। तो फिर काम कम करोगे ज्यादा करोगे, ज्यादा करोगे, क्योंकि अगर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, आपकी रिस्क बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया तो काम ज्यादा करोगे। सो यू विल ऑल्सो कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, कि कितना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द मैनेजमेंट जजमेंट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए आपकी मैनेजमेंट कौन से सोर्स से डाटा उठा रही है, सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप समझते हो उस डाटा के सोर्स को, उसकी एडुकेसी देखते हो, आप रिलायबिलिटी देखते हो।
अगर आपको डाटा रिलायबल लगता है तो रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा तो काम आप कम कर सकते हो। ऑल्सो स्टेबिलिटी ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, देखो अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है बिजनेस के अंदर तो रिस्क ज्यादा है। आप खुद समझो ना, मैं फोरकास्ट बना रही हूँ, मेरे पास एक स्टेबल अर्निंग का रिकॉर्ड अवेलेबल है कि हर साल 5% 7% इसी ब्रैकेट में मेरा सेल बढ़ रहा है, तो मुझे पता होगा ना कि इसी ब्रैकेट में मेरा इस साल सेल बढ़ेगा, अगले साल में जो मैं प्रोजेक्शन बना रही हूँ, नोट द प्रोजेक्शन, राइट वर्ड इज फोरकास्ट पे मैं बना रही हूँ, ठीक है। बट अगर मेरी सेल्स के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, कई बार एकदम से ड्रॉप आ रहा है, तो मुझे पता ही नहीं होगा कि इस साल क्या होने वाला है, मतलब अगले साल क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं होगा। तो अगर स्टेबिलिटी है बिजनेस के अंदर तो रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा तो काम आप कम कर सकते हैं। ये उस कंटेक्स्ट में पॉइंट लिखे हुए हैं। जब आप सब्जेक्ट का कंटेक्स्ट समझने लग जाओ, नहीं क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है तो वो तो कोई भी बता देगा आपको, मतलब वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या से मतलब नहीं, मेरे को क्यों से भी मतलब है। ऑल्दो क्यों इतना अभी क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हम, बट क्यों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस विद द बिजनेस इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, जिस जहाँ पे आपका क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है, आपकी एंगेजमेंट टीम का क्या एक्सपीरियंस है, तुमने कभी काम ही नहीं किया यार, कभी एग्जामिनेशन करी नहीं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, तुम्हें काम कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट बताओ मुझे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पहला सिंपल पॉइंट है क्योंकि सारे पॉइंट कहीं ना कहीं रिस्क से जुड़े हुए, देखो हाँ, तो रिस्क कितना है ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा कॉम्पिटेंस, तीसरा तीसरा सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है, चौथा तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, पांचवा एक्सटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गेटिंग अफेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, अच्छा ये हो चुका है, सॉरी, नॉलेज जो तुम्हारे पास है प्रायर पीरियड एंगेजमेंट से, समझ में आ रहा है, तो ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। बिजनेस के अंदर वोलेटिलिटी स्टेबिलिटी ये आप देखोगे। सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली एग्जाम के अंदर, बट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है फ्रॉम SRE 2410। क्वेश्चन कहता है सीए तृप्ति ऑडिट कंडक्ट कर रही है, नहीं, सीए तृप्ति इज कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सो बेसिकली इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रही है वो उस कंपनी की जिसकी वो ऑडिटर भी है। ऑडिटर है मतलब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी करती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी, और उसी कंपनी का ये क्वार्टरली रिव्यू भी कर रही है। शी बिलीव्स दैट इट इज नेसेसरी टू मेक मटेरियल एडजस्टमेंट टू क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसको लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर एडजस्टमेंट होनी चाहिए सो दैट दिस कैन बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो बेसिकली कुछ चीज है जो ठीक करवाना चाहती होगी, ये प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है, सो दैट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब उसने इस बात को कम्युनिकेट किया ऑडिट कमिटी को, CFO को, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। However, no response was received even after waiting for a reasonable time. उसने वेट किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू हर, कि उसके पास क्या ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल सा बनेगा। देखो अगर आपको कोई पहला आपको लगता है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दी है दोज आर नॉट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, and in order to make those financial statement as per applicable financial reporting framework in accordance with the requirement of financial reporting framework, management needs to make certain adjustment। कुछ ठीक उसको करना पड़ेगा बट मैनेजमेंट नहीं कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यही बात आप बोलोगे। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे सीए तृप्ति के पास, इस ऑडिटर के पास ऑप्शन क्या है, वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं। बट कई बार आपको ऐसे लगता है कि मॉडिफिकेशन विल नॉट बी सफिशिएंट, तो फिर आप क्या करोगे, विथड्रॉ करने का सोचोगे, है ना। कई बार क्योंकि आप यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी ऑडिटर हो, कई बार आपको लगता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है, तो आप ये भी सोचोगे कि मैं इस इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो रिव्यू कर रहा हूँ इस एंगेजमेंट से तो विथड्रॉ करूं ही करूं, उसके साथ जो मैं ऑडिटर हूँ इस कंपनी का कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो मैं ऑडिट करता हूँ उससे भी मैं विथड्रॉ करूंगा। यही 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऊपर उसने सिचुएशन लिखी हुई है, ये क्वेश्चन है फ्रॉम SRE 2410। तो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तक वेट करने के बाद भी अगर मैनेजमेंट TCWG उसको जवाब नहीं देती है तो उसके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, वेदर टू शी विल कंसिडर वेदर टू मॉडिफाई द रिपोर्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ विदड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, क्या वो विदड्रॉ कर सकती है, पॉसिबिलिटी इस वजह से क्योंकि कई बार लीगली परमिटेड नहीं होता है, तो आपको लीगली परमिटेड है ये नहीं, ये देखना पड़ेगा। एंड आप ये भी सोचते हो वेदर इट इज पॉसिबल टू रिजाइन फ्रॉम द अपॉइंटमेंट टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि क्या मैं जो इनका ऑडिट करता हूं पूरे फाइनेंशियल ईयर का वहां से भी रिजाइन करूं। तो यही ऑप्शंस सीए तृप्ति के पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स। क्वेश्चन कहता है डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑफ द आईसीआई, ये अथॉरिटी है अंडर सी एक्ट, received information of alleged misconduct against Mr. Nandi Kishore, who is the proprietor of NK and Associate, where an event relating to CSR was sponsored by NK and Associate. So डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑफ आईसीआई को एक कंप्लेंट मिली है कि एक सीए फर्म है जिसका नाम है एनके एंड एसोसिएट, उन्होंने एक इवेंट को स्पॉन्सर किया है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इवेंट था, जहां पे स्पॉन्सरशिप बैनर के ऊपर उन्होंने अपना नाम भी लिखवाया, मिस्टर नंदी किशोर ने, सोल प्रोप्राइटर है जो, और उसने सीए वर्ड यूज किया है, प्रोप्राइटर फर्म का नाम भी लिखा गया जो गलत है। आप क्या कह सकते हो, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप किसी भी सीएसआर के इवेंट को स्पॉन्सर कर सकते हो, अलाउड है, ठीक है, अपना नाम आप लिखवा सकते हो, अलाउड है। फर्म का नाम लिखवाना अलाउड नहीं है, सीए लोगों को यूज करना अलाउड नहीं है, इसने फर्म का नाम लिखवाया, तो ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 6, क्योंकि आप इनडायरेक्टली क्लाइंट सोलिसिट करने की कोशिश कर रहे हो। आगे, on the basis of above information along with certain evidence against Mr. Nandi Kishore, he was found guilty and he was reprimanded and a fine of ₹1 lakh was imposed। तो ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली और उसको गिल्टी मान लिया गया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, और उसके ऊपर उसे रेप्रीमांड किया गया, धमकी देके छोड़ दिया गया, एंड फाइन लगाया ₹1 लाख का, ठीक है। अब वो अपील में जा रहा है अगेंस्ट द सेड ऑर्डर, दिस सीए प्रेफर्ड एंड अपील विद द अपीलेंट अथॉरिटी ऑन 4 जून 2023, उसके पास राइट था, वो चला गया बाय सबमिटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अपील, उसने अपील डाली और उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एंड ड्यूरिंग सच अपीलेंट प्रोसीडिंग इट वाज डिस्कवर्ड, और जब ये अपील की प्रोसीडिंग चली तो ये पता लगा कि ये जो उसने अपील डाली थी उसके अंदर जो कुछ उसने फैक्ट बताए थे विच वर फॉल्स, उसने वो गलत बताया था। मतलब इंस्टीट्यूट की अथॉरिटी, अपीलेंट अथॉरिटी इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज में ही आती है, सी एक्ट की अथॉरिटीज में आती है, उसको आपने कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करी दैट इज इनकरेक्ट, ये कवर्ड होता है शेड्यूल 2 पार्ट नंबर 2 क्लोज नंबर 3 के अंदर। तो ये बंदा यहाँ पे भी गिल्टी हो जाएगा, बिकॉज यू आर सप्लाइंग इंफॉर्मेशन इन एनी स्टेटमेंट सबमिटेड टू दी एनी अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट विच इज रॉन्ग, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये कहाँ पे गिल्टी होगा, क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, तो यस ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लोज 6, जो कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो क्लाइंट सोलिसिट करता है या प्रोफेशनल वर्क सोलिसिट कर रहा है, either directly by any circular advertisement, personal communication, interview or any other means, right? So yes, ये अलाउड है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हो एक्टिविटीज रिलेटिंग टू CSR, वहां पे आप अपना इंडिविजुअल नाम मेंशन कर सकते हो, नाम के साथ आप CA लगा सकते हो, लेकिन फर्म का नाम मेंशन करना, CA लोगों को यूज करना, ये अलाउड नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि CA नंदी किशोर ने डेफिनेटली शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 6 का नॉन कंप्लायंस किया था, देयरफॉर ही विल बी गिल्टी। फिर वो अपील में गया, वो ठीक है, अपील के अंदर उसने जो अपील का फॉर्म भरा उसके अंदर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी, तो फिर वो गिल्टी हो जाएगा सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लोज नंबर 3 के अंदर, जो कहता है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मेंबर ऑफ द आईसीआई, चाहे वो प्रैक्टिस के अंदर है चाहे वो प्रैक्टिस के अंदर नहीं है, विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट, रिटर्न, कोई फॉर्म सबमिट करते हो इंस्टीट्यूट को, या जो उसकी जो बॉडीज हैं या अथॉरिटी है एक्ट के अंदर उनको, जिसके अंदर डायरेक्टर डिसिप्लिन भी आता है, तो फिर आप गिल्टी कहाँ पे हो जाओगे, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लोज नंबर 3 के अंदर, तो नंदी किशोर यहाँ पे भी गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फ्रॉम योर इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर। क्वेश्चन का आंसर काफी बड़ा है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आप अपने एंड के ऊपर पढ़ लेना। सो बेसिकली बैंक है, बैंक ने किसी बोरोवर को लोन दिया हुआ है और वो बोरोवर बैंक को फाइनेंशियल सबमिट करता है, बैलेंस शीट सबमिट कर रखी है उसने, ठीक है। सो बैलेंस शीट के अंदर डेफिनेटली एसेट होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, तो बैंक चाहता है कि एक इन्वेस्टिगेटर आए और इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट उन एसेट लाइबिलिटीज की वेरिफिकेशन करे। आप वो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट हो और आपको वेरीफाई करना है इस बोरोवर की एसेट और लाइबिलिटीज को, तो आप कैसे इसकी वेरिफिकेशन करोगे, ये इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट यू हैव टू लिस्ट आउट द मेजर स्टेप्स an investigating accountant would keep in mind while verifying the asset and liabilities in the balance sheet of a borrower company which have been furnished to the bank। तो इस बोरोवर ने जो बैलेंस शीट बैंक को फर्निश करी है उसके अंदर जो एसेट लाइबिलिटीज है उसकी वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट एक शेड्यूल बनाता है एसेट और लाइबिलिटीज का, और जब वो शेड्यूल बनाएगा एसेट और लाइबिलिटीज का, उसके अंदर ये सारे पर्टिकुलर्स है जो एसेट और लाइबिलिटीज को लेकर इसको प्रोवाइड कराने हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, पहला एसेट इसने कौन सा टेकअप किया, फिक्स्ड एसेट, उसके बाद दूसरा एसेट इन्वेंट्री, तीसरा जितने भी आपके मेजर एसेट होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, चौथा आपकी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लाइबिलिटी आ गई जैसे कि सिक्योर्ड लोन,
जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अदर लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। इंश्योरेंस इस वजह से कि अगर इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम ड्यू है तो, समझ में आ रहा है। तो आप क्या बनाओगे, बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, आपको सबसे पहले शेड्यूल बनाना है एसेट और लाइबिलिटीज का, और उस शेड्यूल के अंदर क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, ये पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पे लिखने। काफी बड़ा आंसर है, ऑब्वियसली आप इतना लर्न नहीं कर पाओगे और इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको ऊपर बताऊं, फिक्स्ड एसेट का जब आप ये शेड्यूल बनाओगे, फिक्स्ड एसेट आप उसके पर्टिकुलर्स लिखोगे तो क्या क्या चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी फॉर ईच आइटम। जितना भी फिक्स्ड एसेट है उसका कंप्लीटली आप नाम बताओगे, किस टाइप का एसेट है वो डिस्क्रिप्शन आप दोगे, उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है वो बताओगे, किस रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वो बताओगे, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की गई वो बताओगे। आप ये भी स्टेट करोगे क्या जिस रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है क्या वो इनएडुकेट तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि डेप्रिसिएशन ज्यादा रेट से लगनी चाहिए, कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द एसेट, दैट फैक्ट ऑल्सो शुड बी स्टेटेड। अगर कोई एसेट इनकम्बर्ड है, मतलब चार्ज क्रिएट करके रखा हुआ है आपने किसी एसेट के ऊपर, दैट नीड टू बी स्टेटेड। आप उस अमाउंट ऑफ चार्ज को बताओगे किस नेचर का वो चार्ज है, दैट नीड्स टू बी स्टेटेड। और अगर एसेट की रीवैल्यूएशन करी है कंपनी ने रिसेंटली, तो कितने अमाउंट से इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, ये भी आप बताओगे। एंड इफ कंसिडर्ड नेसेसरी, ऑडिटर को, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को जिस बेसिस के ऊपर रीवैल्यूएशन करी गई उसके ऊपर कोई स्पेशल कमेंट देना है तो वो कमेंट भी वो मेंशन करेगा। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री के पर्टिकुलर्स जब आप शेड्यूल बनाओगे तो क्या इनकॉर्पोरेट करोगे, सबसे पहले आप बताओगे डिफरेंट टाइप की इन्वेंट्रीज जो कंपनी होल्ड कर रही है, जैसे कि कितना उसमें रॉ मटेरियल है, कितना आपका WIP, कितना फिनिश्ड गुड है, और किस बेसिस के ऊपर कंपनी की मैनेजमेंट ने इसकी वैल्यूएशन करी है। आप नेचर बताओगे इन्वेंट्री का, कॉम्पोजिशन बताओगे ऑफ द फिनिश्ड गुड, मतलब जैसे कि अगर मैं FG की बात करूं तो फिनिश्ड गुड कितने कितने टाइप के हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं। स्लो मूविंग और ऑब्सोलेट आइटम्स को आप अलग से डिस्क्लोज करोगे अलोंग विद द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस। अगर कोई स्लो मूविंग इन्वेंट्री है उसके रिलेशन में मैनेजमेंट ने जो अलाउंसेस बनाई हुई है उसको आप अलग से शो करोगे। फॉर असेसिंग द रिडंडेंसी, द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन important items of the inventory subsequent to the date of balance sheet either due to the conversion into finished good or sale should be considered. Yes, so basically ये बैलेंस शीट डेट की बात कर रहा है कि अगर बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेंटरी के अंदर कोई चेंज आया, ऑडिटर उसको भी कंसिडर करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट उसको भी कंसिडर करेगा। वो चेंज किसकी वजह से आ सकता है, या तो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट हो गया या फिनिश्ड गुड आपका सेल हो गया। अगर आपने इन्वेंट्री को प्लेज किया एज सिक्योरिटी, जैसे कि आप कई बार लोन ले लेते हो बैंक से, तो वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे करंट एसेट रख रहे हो, इन्वेंट्री रख रहे हो, तो इस फैक्ट को आप अलग से डिस्क्लोज करोगे, कितने अमाउंट का लोन लिया गया है, दैट अमाउंट ऑफ द लोन शुड ऑल्सो बी स्टेटेड। तीसरा एसेट क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर बिल रिसीवेबल भी कवर हो जाएंगे। ऑडिटर जैसे इन्वेंट्री के केस में उसने कॉम्पोजिशन बताई, यहाँ पे भी वो कॉम्पोजिशन अलग से डिस्क्लोज करेगा कि ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन से ट्रेड रिसीवेबल आपके आ रहे हैं। इंडिकेट करोगे नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेट, जो कंपनी को जहाँ से पैसा आना है उसका अलग अलग नेचर अलग से वो डिस्क्लोज करेगा, विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर द रिकवरी, एंड ऑल्सो वेदर डेट्स वर बीइंग कलेक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ क्रेडिट एज वेल एज द फैक्ट दैट एनी डेट्स आर कंसिडर्ड बैड और डाउटफुल। बेसिकली आप ये भी बताओगे कि जो क्रेडिट पीरियड आपने अलाउ किया था अपने डेटर्स को, कि क्या उस क्रेडिट पीरियड के अंदर आपको पैसा मिल गया, कितने टाइम से वो डेट आउटस्टैंडिंग है तो प्रोविजन क्या बनाई है, एंड जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग डेट है उसको आप फर्दर सेग्रीगेट करोगे इन 3 कैटेगरी में। सबसे पहले डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग डेट है बट क्रेडिट पीरियड आपने दिया हुआ है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, उसको आप अलग से दिखाओगे कि कितने ऐसे डेटर हैं। फिर जितना डेट अभी आने वाले 6 महीने में ड्यू है वो आप अलग से दिखाओगे, कितना डेट ड्यू हो चुका है बट 6 महीने हो चुके हैं अभी तक पैसा नहीं आया, वो आप अलग से दिखाओगे। अगर अपनी रिलेटेड पार्टी से कोई पैसा आपको ड्यू है आपकी कंपनी को, उसको इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट अलग से शो करेगा। इफ एनी डेट आर ड्यू फ्रॉम एनी डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली, उसको आप अलग से शो करोगे। कोई अमाउंट है जो सब्सिडी से ड्यू है, आपके एसोसिएट कंसर्न से ड्यू है, उसको आप अलग से शो करोगे। इफ दोज कंसिडर्ड अब नॉर्मल, अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को ये जरूरत से ज्यादा पैसा दिया हुआ है तो आप उसको अलग से शो करोगे। रिकवरीज आउट ऑफ वेरियस डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट शुड ऑल्सो बी स्टेटेड। सो बेसिकली बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई ऐसी आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जिससे इन डेटर्स की इस डेट की रिकवरेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, लेट्स से कि किसी भी डेटर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो 31 मार्च के बाद खराब होगी, ठीक है, सो उसकी रिकवरेबिलिटी के ऊपर अगर कोई इफेक्ट आए तो उसको भी आप अलग से शो करोगे। फिर उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका एसेट है, सो इन्वेस्टमेंट का भी आप शेड्यूल बनाओगे। शेड्यूल ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, जहाँ पे आप डिस्क्लोज करोगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट किस डेट के ऊपर परचेज करी, उसकी कॉस्ट क्या है, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है,
एंड अगर आपने इन्वेस्टमेंट को प्लेज किया हुआ है एज अ सिक्योरिटी तो कितने अमाउंट का आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन है, सिक्योरिटी रखी हुई है, वो आप डिस्क्लोज करोगे। डिबेंचर और एनी अदर लोन शुड बी इंक्लूडेड टुगेदर इन अ सेपरेट शेड्यूल, ठीक है। तो कोई भी लोन है, चाहे आपने डेट डिबेंचर भी इशू किया, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगेंस्ट द डिबेंचर एंड ईच सिक्योर्ड लोन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द पेमेंट अलॉन्ग विद द ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट शुड बी शोन। जब आप इस लोन की पर्टिकुलर्स दोगे तो बताओगे कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कब इसकी ड्यू डेट है, ठीक है। एंड अगर आपने डिबेंचर इशू करे थे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये फैक्ट आप अलग से बताओगे। पर्टिकुलर्स ऑफ द एसेट प्लेज या कोई और एसेट आपने प्लेज किया था फॉर दिस लोन शुड ऑल्सो बी स्टेटेड सेपरेटली। क्या चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी आप डिस्क्लोज करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऑडिटर एक शेड्यूल बनाएगा और बताएगा कि किस प्रीवियस ईयर तक टैक्स की कॉम्पिटिशन कर लिए कंपनी ने। एंड ऑल्सो कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स की प्रोविजन जो आपने बनाई है इफ दैट इज इनएडुकेट, अगर इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि कंपनी ने जो प्रोविजन बनाई है टैक्सेशन की दैट इज इनएडुकेट, तो उस फैक्ट को आप स्पेशली यहाँ पे मेंशन करोगे और आपको क्या लगता है कि कितना शॉर्टफॉल है वो अमाउंट भी आप इंडिकेट करोगे। अदर लाइबिलिटीज में अदर लाइबिलिटीज जो आपकी बच गई उसको आप अलग से स्टेट करोगे। इट शुड बी स्टेटेड वेदर ऑल द लाइबिलिटीज, चाहे वो एक्चुअल है चाहे वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कंपनी ने डिस्क्लोज करी अप्रोप्रिएटली। सो आपकी कंपनी जितना भी लाइबिलिटी बनती थी, वेदर इट वाज एक्चुअल लाइबिलिटी और कंटीजेंट लाइबिलिटी, वो आपने अलग से दिखाई। देखो ये अदर लाइबिलिटी ये कोई शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको ऐसे बनाना है, ये वो शेड्यूल है जो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट बना रहा है और इस हेडिंग के अंदर उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, मतलब ये शेड्यूल सबमिट करना है। ऑल्सो एंड एनालिसिस, यस आप एज वाइज रिपोर्ट भी दोगे। An analysis according to the ages of trade payable should be given to show that the company has been meeting their obligation in the time and has not been depending upon trade credit for its working capital requirement. तो आप बताओगे कि कंपनी की जो भी ऑब्लिगेशन है, जितना क्रेडिट पीरियड उसको अलाउ हुआ था उसके टाइम पीरियड के अंदर वो अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर रही है और ट्रेड क्रेडिट के ऊपर वो रिलाई नहीं कर रही फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या इंश्योरेंस आपने लेके रखी है, इंश्योरेंस सफिशिएंट है, कवर सफिशिएंट है कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द एसेट जिसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस लिए, प्रीमियम आप टाइम पे कर रहे हो, ये भी आप बताओगे। अ शेड्यूल ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी गिविंग डिटेल्स ऑफ द रिस्क कवर्ड कि कितना रिस्क कवर किया हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है ऑफ लास्ट प्रीमियम, देयर वैल्यू, यस प्रीमियम की वैल्यू शुड बी अटैच्ड एज एन एक्सचर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एसेट, क्योंकि आप एसेट के अगेंस्ट सिक्योरिटी लेते हो ना, जैसे कि इन्वेंट्री है उसके ऊपर आपने सिक्योरिटी इंश्योरेंस ली हुई है, तो प्रीमियम का अमाउंट क्या बनता था, लास्ट पेमेंट आपने कब करी है, टुगेदर विद द रिपोर्ट एज टू वेदर और नॉट इंश्योरेंस कवर अपीयर्स टू बी एडुकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 लाख का आपका इन्वेंट्री है और इंश्योरेंस कवर आपका सिर्फ 5 लाख रुपए का, तो वो अंडर इंश्योर्ड हो जाएगा। तो ये सारी फैक्ट नीड्स टू बी मेंशन्ड। कंटिंजेंट लाइबिलिटी आप डायरेक्टली इंक्वायरी कर लोगे फ्रॉम द बोरोवर कंपनी। बेसिकली क्या होगा, जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट होगी उससे आप इंक्वायरी करोगे टू आइडेंटिफाई कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सो बाय मेकिंग द डायरेक्ट इंक्वायरीज फ्रॉम द बोरोइंग कंपनी फ्रॉम द मेंबर ऑफ इट्स स्टाफ, perusal of the files of parties to whom any loans has been advanced, those of machinery suppliers, legal advisor. So basically आपका पर्पस क्या है इंक्वायरी करने का, पर्पस है टू आइडेंटिफाई कि क्या कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो नहीं जिसका डिस्क्लोजर आपकी मैनेजमेंट को देना चाहिए था। इसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड असर्टेन पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कंटिंजेंट लाइबिलिटी विच हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। क्या आपको बेसिकली वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी ढूंढनी है जो मैनेजमेंट ने नहीं डिस्क्लोज किया, और अगर ऐसा है तो आप शेड्यूल के साथ वो रिपोर्ट अटैच करोगे। फाइनली इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट असर्टेन करेगा कि क्या आपकी कंपनी ने किसी और बैंक की को भी एप्लीकेशन डाली क्या फॉर द लोन, वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर द लोन टू अनदर बैंक और एनी अदर पार्टी हैज बीन मेड, और अगर डाली है तो उसका रिजल्ट क्या है। बेसिकली जानने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और बैंक आपको लोन नहीं देना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको कुछ चीज़ों को एग्जामिन करना पड़ेगा। इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, एसेट का नाम याद रखो, लाइबिलिटी का नाम याद रखो, पॉइंटर्स याद रखो कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, तो वो सारी चीज़ें आप याद रखोगे, देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ये पहले 3 मॉडल टेस्ट पेपर की डिस्कशन थी जो हमने करी है, एंड यस, सो बाकी के 3 मॉडल टेस्ट पेपर की डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।